नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ मैं फिर से एक बार आपके सामने हिस्ट्री की अगली क्लास लेकर के। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तक पिछली बार हम लोग ने क्या क्या बातें की उस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे हमारे वीडियो आप तक पहुँच सके। बिना कहे आप कर दिया करिए, जिससे मुझे बार बार बोलना ना पड़े, मैं आते सीधे पढ़ाने पर जुट जाया करूँ। ठीक है, तो और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजिए, जिससे चैनल की रीच बढ़े। तो इन सब चीज़ों को औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद हम जल्दी से जल्दी आते हैं, क्योंकि आज हमें वैदिक सभ्यता खत्म करना है। मेरा फेवरेट टॉपिक है, इसीलिए मुझे बहुत समय लग जाता है। मैं टॉपिक 5-5 नहीं 6-6 10-10 क्लासेस स्लाइड चला सकता हूँ, लेकिन कोई मतलब नहीं है। कोशिश यही करना है कि क्वेश्चन ऐसे टॉपिक को ऐसे निचोड़ना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन बीट हो सके। ठीक है, देखिए 70 से 75% तक यही हम बीट कर लेंगे। रेस्ट जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब बीट करेंगे, और इस तरीके से लगभग 85% जो क्वेश्चन आते हैं उनको आप बीट कर सकते हैं पेपर में। ठीक है, तो बहुत अच्छा रेशियो है हिस्ट्री का ये। तो अब हम चलते हैं कि हमने किन किन चीज़ों पे बात कर ली थी। हमने इन किन चीज़ों पे बात कर ली थी उनको फटाफट एक बार लिख लेते हैं। साहित्य पे हमने बात कर ली थी। साहित्य में मैंने आपको बताया था क्या प्रकार का, एक स्मृति साहित्य बताया था जो कि वैदिक उत्तर, पहले श्रौत साहित्य लिखते हैं, सबसे पहले श्रौत साहित्य बताया था जो वैदिक काल का था, और वैदिक काल के बाद स्मृति साहित्यों की रचना हुई थी। श्रौत साहित्य में हमने किसकी बात की थी, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और उन सबके पर्टिकुलर अपने अपने ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इन सबों पे बात की थी। इसके अलावा श्रौत साहित्य, स्मृति साहित्य में हमने वेदांत की बात की थी, वेदांत की बात की थी, और स्मृति साहित्य की बात की थी। ठीक है, इन सब की बात की थी। उसके बाद हमने किन चीजों की बात की है, तो सबसे पहले तो मैं ट्रांजिशन देखा था कि कैसे वैदिक सभ्यता के बाद, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद कैसे हम वैदिक काल में आए थे। एक शहरी नगरी सभ्यता से हम कैसे ग्रामीण सभ्यता में आए थे, और साहित्य देख लिए थे, और सामाजिक व्यवस्था पर कुछ प्रभाव हमने बताया था। बताइए, 2 क्लास बीत गई, पढ़ाने को खाली मैंने इतना पढ़ा, लेकिन गारंटी देता हूँ आज ये टॉपिक खत्म कर देंगे चाहे जितना टाइम लगे। और दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूँ कि ये टॉपिक जितना मैंने पढ़ाया होगा वो अब आप नहीं भूलेंगे, मैं यही मान के चल रहा हूँ। तो जैसे हमने क्या किया था, वैदिक काल में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सिंधु घाटी सभ्यता में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि उसको हमने 3 भागों में बांटा था। मैंने कहा था इतिहास में कुछ चीजों पर हम बात करेंगे, तो जैसे हम इन चीजों पर वैदिक और वैदिकोत्तर काल दोनों पर बात करेंगे। क्या बात करेंगे कि वहां की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, ठीक है, वहां की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, ठीक है, वहां की धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, और वहां की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। क्योंकि साहित्य के बारे में हम बात कर चुके हैं, और उनकी जो कह सकते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट साइट्स थी, कहाँ कहाँ पर किस प्रकार से इनका एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, इस पे भी हम लोग बात कर चुके थे। तो अब हमें कुल मिलाकर के इन पे बात करनी है। ठीक है, इनमें सबसे पहला टॉपिक हम लेकर चलते हैं राजनीतिक व्यवस्था। तो कल हमने राजनीतिक व्यवस्था में, या पिछली क्लास में राजनीतिक व्यवस्था में हमने क्या क्या देखा था। पिछली क्लास में हमने राजनीतिक व्यवस्था में देखा था कि रोल ऑफ राजन क्या था, आखिरकार ये कैसे बसे। एक तरीके से मैंने प्लॉट सेट कर दिया था राजनीतिक व्यवस्था का। इस प्लॉट में मैंने क्या सेट किया था, मैंने बताया था कि ये कबीलों के रूप में रहते थे, और इन कबीलों का अपना अपना कह सकते हैं कि राजन होता था, जो कबीले को देखता था उसको हम क्या कहते हैं, राजन कहते हैं। और ये कबीले किसमें बटे हुए थे, तो कबीले बटे हुए थे कुल, ग्राम, विश्व और जन्म। ठीक है, जैसे कुल के प्रमुख को हम लोग क्या कहते हैं, कुलपति, ग्राम के प्रमुख को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रामपति, विश्व के प्रमुख को क्या कहते हैं हम, विश्वपति, या ग्रामपति भी कहते हैं इसको, ग्रामीणी भी कहीं कहीं हमें पढ़ने को मिलता है। ठीक है, और फिर इसके बाद इसका प्रमुख कौन होता है, राजन। ठीक है, इतना हमने देखा था। इसके अलावा मैंने आपसे बात की थी कि ये तीनों मिलकर के एक सभा बनाते हैं, या कह सकते हैं कुछ इंस्टीट्यूशन फॉर्म होते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था फॉर्म होती है, जिसमें होते हैं सभा, समिति, गण और विदत। इसकी बातें चर्चा हमको मिलती है। ठीक है, सभा क्या होती है,
सभा को हमने कहा था कि उस समय, आज के समय की राज्यसभा समझ सकते हैं, और इसका जो प्रमुख होता है वो सभापति होता है। ठीक है, जैसे राज्यसभा के सभापति अभी कौन है? धनखड़ जी। महाभियोग की बातें चल रही हैं, कर तो नहीं पाएंगे विपक्ष, इतना तो समझ में आ रहा है। उसमें भी बात कर देंगे कभी, जब करंट डिस्कस करेंगे तब बात करेंगे कि विपक्ष कह रहा है कि वो बायस्ड होकर के चीजें कर रहे हैं, लेकिन अलग चीजें हैं। ठीक है, हो सकता है वो बायस्ड, कहीं ना कहीं कुछ चीजें आप ऐसी मुंह से निकाल देते हैं। देखिए, मैंने आपसे पहले बताया था कि जो जड़ है उसको आप काट नहीं सकते हैं, विचारधारा को आप बदल नहीं सकते हैं, तो कुछ ना कुछ चीजें धोखे से निकल आती होंगी या जानबूझ के निकलती होगी, हो सकता है वो बायस्ड हो। उस पर महाभियोग लाए हैं विपक्ष सरकार। विपक्ष इतना नहीं समझ पा रही है कि बहुमत में सरकार राज्यसभा में, लोकसभा में, दोनों में कौन है? बीजेपी है, और आपको दोनों जगह से उसको पारित करवाना होगा, तब जाकर के आप महाभियोग आपका सफल साबित होगा। तो जब सफल साबित नहीं होगा तो फिर बिना मतलब इतना हंगामा करने की क्या आवश्यकता है? समझ में नहीं आता। खैर, जिंदा है तो जिंदा दिखना जरूरी है। संसद मुझे लग रहा है इसी पे काम कर रही है। समिति जैसे आज के समय में लोकसभा होती है, और इसके प्रमुख कौन है? तो इसके प्रमुख में आते हैं ईशान। क्या बनाते हैं? ईशान। ठीक है, और गण भी एक संस्था थी, विदित संस्था थी। विदत को हम मान सकते हैं, एक्चुअली विदत के बारे में सबसे ज्यादा उल्लेख मिलता है, उसके बाद सभा के बारे में मिलता है, उसके बाद समिति के बारे में उल्लेख मिलता है। विदत जो थी एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती थी। किस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन करते थे? तो युद्ध या उपज में जो भी चीज इनको मिलता था, इनमें किस प्रकार से बंटवारा होगा, उसको लेकर के ये बात करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं किसकी, इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है? राजन। तो इसका रोल समाज में क्या था? इसका रोल समाज में क्या था? तो राजन का क्या रोल हो सकता है? सबसे पहली बात है कि ये ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था बनाए जिससे सभी लोग आपस में मिलजुल कर रह सके, पहला पॉइंट। ठीक है, अर्थात आपस में कोई भी क्लेश होता है, कोई भी विवाद होता है, तो उसका निपटारा कौन करेगा? राजन। नेक्स्ट चीज क्या आएगी? युद्ध आदि की भी कौन करेगा? राजन। जब युद्ध करेगा तो दूसरे किस पे युद्ध करेंगे? तो दूसरे कबीले वाले जब युद्ध करेंगे तो उन युद्धों से रक्षा कौन करेगा? राजन। ठीक है, इसके अलावा ये वेल्थ बढ़ाने का काम करेगा। और मैंने आपको बताया था कि उस समय वेल्थ का मतलब होता था खास तौर पे गाय। क्या होता था? गाय। जिस कबीले के पास जितनी अधिक गाय, वो कबीला उतना ही ज्यादा समृद्ध माना जाता था। तो जिसके पास जितनी ज्यादा गाय, अर्थात ये वेल्थ बढ़ाने का काम करेगा। और क्या करेगा? ये कुछ धार्मिक अनुष्ठान करेगा। ठीक है, धार्मिक अनुष्ठान करेगा। अच्छा, क्यों धार्मिक अनुष्ठान को इतना ज्यादा प्रसारित किया जाता था राजन के द्वारा? होता क्या है, देखिए आज भी होता है। अनुकरण हम आज भी करते हैं, अनुकरण पहले भी करते थे। हम अपने से बेटर जिसको मानते हैं उसका अनुकरण करते हैं। जैसे जब हम छोटे होते हैं तो अपने माँ बाप को बहुत बेहतर मानते हैं, फिर हम उनका अनुकरण करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब हम विद्यालय में जाते हैं तो फिर हम अपने टीचर को देखते हैं, और टीचर को देखने के बाद हम टीचर का अनुसरण करते हैं। अगर आप, हम लोग की जनरेशन, हमारी जनरेशन में तो यही था कि अगर आप किसी व्यक्ति से पूछेंगे कि उनका आइडियलिस्ट पर्सन कौन है, ठीक है, वो किसको मानते हैं, किसकी तरह बनना चाहते हैं, तो वो ज्यादातर कोई ना कोई टीचर निकलता था उनका। क्यों? क्योंकि वो उनको आइडल मानते थे और उनकी तरह बनने की कोशिश करते थे, क्योंकि ये लगता था कि ये बहुत जानते हैं, इनके जितना जानना कोई किसी को आता ही नहीं। वही बच्चा जब छोटा होता है तो माँ से क्या कहता है कि माँ बहुत कुछ जानती है और माँ की बात को मान लेता है। लेकिन जब वो बच्चा स्कूल जाता है, फिर उसके बाद उसकी पढ़ करके आता है, फिर वही क्वेश्चन माँ बताती है तो कहती हूँ तुमको क्या आता है, तुमको कुछ नहीं आता है, हमारे सर ने ऐसे बताया है। आंसर सही होगा, मैथड अलग होगा तो वो कह देगा तुम्हें कुछ नहीं आता है, सर जी को आता है या मैम जी को आता है, आपको कुछ नहीं आता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जिसको अपने से, या कह सकते हैं जिसको आप अच्छा मानते हैं, जिसको आप आइडल मानते हैं, आप कहीं ना कहीं उसका अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। चाहे वो बॉलीवुड फिल्म स्टार हो, ठीक है, चाहे आप पाश्चात्य सभ्यता का अनुसरण इसीलिए करते हैं क्योंकि आप मानते हैं कि आपकी सभ्यता, आपके संस्कार से ज्यादा बड़ी पाश्चात्य सभ्यता है। वेस्टर्नाइजेशन आज इतना हावी इसीलिए है, ठीक है, क्योंकि आप मानते हैं कि अब होता यह है कि सॉफ्ट चीजें वो ज्यादा से ज्यादा जनरेट कर देते हैं, है ना। देखिए, मूल में आपके, जब मैं वर्ण अवस्था पे आऊंगा तब मैं बात करूंगा इस पे, तो आप उसी का आइडल करते हैं जो व्यक्ति जो होता है जिसको आप अपने से श्रेष्ठ मानते हैं, इसीलिए आप उसको क्या करते हैं, अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। तो उस समय की जनता राजन को अपना आइडल मानती थी और कहीं ना कहीं जानती थी कि राजन हमारे क्या है,
हमको राजन का अनुकरण करना चाहिए क्योंकि राजन सबसे श्रेष्ठ है, राजन हमारी रक्षा करते हैं, पिता की भूमिका में रहते हैं, तो हमको राजन का अनुकरण करना चाहिए। और राजन क्या करता था, धार्मिक अनुष्ठान करता था। उससे क्या होता था, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते थे, उन धार्मिक अनुष्ठानों को घर में करते थे। ठीक है, इसी प्रकार से यज्ञ आदि भी चीजें भी हमको देखने को मिलती हैं। कई प्रकार के यज्ञ होते हैं जो राजन करते थे उस समय। ठीक है, तो ये था राजन का रोल। क्या था रोल, कि राजन जो करता था वो वेल्थ को बनाने की प्रयास करता था। वेल्थ बनेगी कैसे, जब आपके पास गाय हैं, जब आपके पास पशुपालन है, तो वेल्थ का सीधे सीधे, और टैक्सेशन आपने इम्पोज नहीं कर रखा है, तो वेल्थ का सीधे सीधे है कि आप युद्ध करो। जितना ज्यादा युद्ध करोगे आप उतनी ज्यादा वेल्थ आपके पास आएगी। यही गलती कर देते हैं जाकर के पूर्व मध्य काल में, जब कह सकते हैं हम क्षत्रिय वंश आते हैं। क्षत्रिय वंश क्या कहेंगे उसको, राजपूत काल जब हम पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे। अब देखिए, समय के साथ, परिस्थितियों के साथ चीजें बदल जाती हैं, आपको भी बदलना चाहिए था, लेकिन वो बदले नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज इसीलिए अच्छे हैं, इसीलिए वो लोगों के अंडर और इसीलिए इतने सक्सेस हुए। क्यों, क्योंकि समय और परिस्थिति के साथ उन्होंने चीजों को बदला। वो भागे भी युद्ध से, गोरिल्ला टेक्निक का यूज करें, है ना। ऐसी बात नहीं कि उन चीजें हमेशा जीतते गए, ऐसी बात नहीं, कई बार हारे हैं, लेकिन हार के जो जीतता है उसको बाजीगर कहते हैं, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, तो जय मराठा, जय महाराष्ट्र। तो इसको हमने देखा कि युद्ध किस प्रकार से था। ये तो लोग इनका अनुसरण करते थे, जिससे धार्मिक अनुष्ठान आदि वो लोग भी करते थे, और ये धार्मिक अनुष्ठान घर में अलग होते थे, जो समानता पूर्णवासी और अमावस्या पे किया जाता था। और बाकी जो करते थे, यज्ञ जो होते थे, वो कौन करते थे, वो राजन कंडक्ट कराते थे। अच्छा, टैक्सेशन नहीं था तो आपको युद्ध करना पड़ेगा, इसलिए युद्ध बहुत ज्यादा होते थे। अब आपके पास टैक्सेशन है नहीं, ठीक है, जब टैक्स आपके पास है नहीं तो फिर आप सेना नहीं रख सकते हो। जब सेना नहीं रख सकते हो तो फिर आप क्या कर सकते हो कि कोई नियम कानून नहीं बना सकते हो, अर्थात कानून की कोई किताब, कानून की कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। ये दोनों चीजें आपको कब मिलेंगी, ये दोनों चीजें आपको मिलेंगी सूत्र काल में। ठीक है, अर्थात 600 बीसी के आसपास, जब सूत्र साहित्य लिखे जाते हैं, जैसे स्मृतियां लिखी जाती हैं, मनुस्मृति, याज्ञवल्क स्मृति, नारद स्मृति, इन सारी स्मृतियों में क्या होता है, तो इन सारी स्मृतियों में यही लिखा होता है कि क्या व्यवस्था है, क्या नियम कानून है। ये नियम कानून जब बन जाते हैं तब वो कानून को कह सकते हैं कि उनसे देख देख करके कानून का इम्प्लीमेंटेशन किया जाता था। और प्रॉपर सेना भी रखना ये क्या कर देते थे, स्टार्ट कर देते थे। प्रॉपर सेना तो हमको उत्तर वैदिक काल में देखने को मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर टैक्स नहीं है, टैक्स नहीं है तो फिर किसी भी, लेकिन स्वेच्छा से, कहते हैं कि इच्छा से जो ये लोग दे देते थे राजन को, एक प्रकार के कर का हमको वर्णन देखने को मिलता है, जिसको हम लोग कहते हैं बलि। ठीक है, इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था थी। तो टैक्सेशन था। ठीक है, टैक्सेशन के बारे में देखा। इसके अलावा हमने क्या देखा, इसके अलावा हमने देखा कि राजन का रोल क्या था, किसके अंदर क्या रोल था राजन का, तो ये जो सामाजिक व्यवस्था थी इसमें राजन का क्या रोल था। ठीक है, अच्छा, जब युद्ध होंगे तो युद्ध में, युद्ध या तो वहां के कबीलों से होंगे, ठीक है, और या फिर वहां की जो लोकल संस्कृतियां होंगी उनसे युद्ध होंगे। तो इन दोनों से जब युद्ध होते थे तो इन दोनों को वो जीतते थे और इन लोगों का दास के रूप में प्रयोग करते थे। वेस्टर्न कल्चर की तरह दास व्यवस्था अपने यहाँ नहीं थी। वेस्टर्न कल्चर में बहुत शोषणकारी दास व्यवस्था थी, लेकिन हमारे यहाँ जो दास व्यवस्था थी वो बहुत ही अच्छी थी। अच्छे का मतलब ये था कि लोग दास पे ज्यादा भरोसा करते थे। भाई, राजा जो था कमरे में सो रहा है, कमरे में सोने के बाद ही वो अपने दास को भी वहां रखता था। वो क्या दिखा रहा है भाई, अगर कोई नहीं होगा तो कट से गला काटेगा, राजन खत्म हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी दास पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट था और दास व्यवस्था बहुत अच्छी मिलती है। ये लगभग मॉडर्न काल तक मिलती है। इसीलिए मेगास्थनीज क्या कहता है कि भारत में दास व्यवस्था थी ही नहीं, क्योंकि वो जो दास व्यवस्था को समझता था वो एक शोषणकारी व्यवस्था थी और यहाँ पर वैसी व्यवस्था उसको देखने को नहीं मिली संभवतः। इसीलिए वो कहता है कि भारत में दास व्यवस्था थी ही नहीं, जबकि भारत में भी दास व्यवस्था थी। ठीक है, और इसके अलावा कैसे हमें पता चलता है कि गाय बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो गाय के लिए कई सारे शब्द देखने को मिलते हैं, जैसे गोचर, गोधुली, गोबरात, गविष्टि। इसके बारे में जब आर्थिक व्यवस्था आएंगे तब फिर से अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा रोल ऑफ राजन, ठीक है, टैक्सेशन, ठीक है, टैक्सेशन से हमने देखा आर्मी थी कि नहीं थी, ठीक है, कोई कोड ऑफ कंडक्ट था कि नहीं था, ठीक है, वो हमने देखा। अब हम देखेंगे ऑफिशियल्स का रोल क्या था। ऑफिशियल्स का रोल क्या था, ऑफिशियल में मैंने इंपॉर्टेंट आपको कुछ ऑफिशियल बताए थे, जैसे पुरोहित था, ठीक है, सेनानी था, ठीक है, स्पष्ट था, ठीक, स्पष्ट एज अ गुप्तचर काम करता था,
ये सारे हमने देखे थे। इसमें क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो कौन होता है, पुरोहित होता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है, पुरोहित होता है। जब हम 10 राग युद्ध का वर्णन सुनते हैं सातवें मंडल में, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि वो एक्चुअली युद्ध था विश्वामित्र और वशिष्ठ को लेकर के था। राजा सुदास, राजा सुदास जो थे, राजा सुदास क्या करते हैं, पहले उनके पुरोहित कौन होते थे, विश्वामित्र। फिर विश्वामित्र को हटा करके वो वशिष्ठ को अपना पुरोहित बना देते हैं। इससे विश्वामित्र नाराज होते हैं। फिर वो 10 राजाओं को अपने साथ सम्मिलित करते हैं और फिर युद्ध कराते हैं किसके खिलाफ, राजा सुदास के खिलाफ। लेकिन अंततः जीतता कौन है, राजा सुदास जीतते हैं। इस तरीके से समझ में आ रहा है कि पुरोहित कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर था कहां पर, इस समय पूर्व वैदिक काल में। राजन जो भी काम करता था, जो भी निर्णय लेता था, कह सकते थे वो डिस्कस किससे होता था, पुरोहित के साथ होता था। और पुरोहित उसको बड़ी बड़ी उपाधियां देता था और पुरोहित उसको कह सकते हैं हम कह देता था कि नहीं ये राजन सही है, यही बनना चाहिए। एक तरीके से प्लॉट सेट करता था उस राजन के बनने का, क्योंकि हम जानते हैं सभा समिति गढ़ और विदित उनको चिंता था। और यहाँ पर ये जो पुरोहित होते थे ये अपने अपने राजन का प्लॉट सेट करते थे। तो जिसका प्लॉट सही सेट हो जाता था, जिसका राजन बन जाता था, वो पुरोहित बन जाता था। तो ये भी बड़े हो गए बल्ले बल्ले। ठीक है, तो दोनों बल्ले बल्ले करते थे, पुरोहित और राजन। और इस तरीके से ये पूरे उस कबीले को चलाते थे। ठीक है, उस जन को पूरी तरीके से चलाते थे। तो रोल ऑफ राजन, टैक्सेशन, रोल ऑफ ऑफिशियल देख लिया हमने। ठीक है, ये थी टोटल इनकी सामाजिक व्यवस्था। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था, सॉरी राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था का हम पूरा देख लिए हैं। क्या देखे हैं कि उस समय टैक्सेशन कैसा था, राजन कैसे काम करते थे, ऑफिशियल्स कौन थे। ठीक है, सेना थी कि नहीं थी। अब यहाँ पर एक वर्ड आता है सरसेनानी। अगर सेना नहीं थी तो सेनानी का काम क्या था, तो मैंने आपको बताया था कि सेना नहीं थी, लेकिन सेना कैसे काम करती थी। सेना काम करती थी ऐसे कि परमानेंट आर्मी यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, कैसी आर्मी थी, तो टेम्परेरी आर्मी थी। टेम्परेरी आर्मी का मीन्स क्या है, टेम्परेरी आर्मी का मीन्स है कि जैसे कि नॉर्मल जिंदगी में आदमी अपना किसान कर रहा है, जो गाय चरा रहा है वो गाय चरा रहा है, जो किसानी कर रहा है वो किसानी कर रहा है, जो थोड़े बहुत तांबे आदि का काम कर रहा है वो कर रहा है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जब युद्ध की बात आती है, कोई अटैक होता है या फिर किसी कबीले के ऊपर युद्ध करना होता है, तब ये सब आर्मी के रूप में अपने हथियार लेकर के खड़े होते हैं और राजा के साथ युद्ध करने जाते हैं। अर्थात ये पर्टिकुलर सेना के काम के लिए ही नहीं इनको नियुक्त किया गया था, ये अलग काम भी करते थे और जरूरत पड़ने पर ये सैनिक के रूप में आकर के अपने राजन का सहयोग प्रदान करते थे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ टेम्परेरी आर्मी नहीं मिलती, परमानेंट आर्मी नहीं मिलती है, टेम्परेरी आर्मी मिलती है। अब इस टेम्परेरी आर्मी को इकट्ठा करने के लिए भी तो कोई आदमी चाहिए होगा, वरना राजन एक एक को, अब आज के समय में ही सोचिए अगर ये टेम्परेरी आर्मी हो, राजन को फोन करना हो, तो पता चला वो फोन करता था कि आदमी इकट्ठा कर पा रहा है, दूसरे ने अटैक करके खचाक कर डाला, मार डाला उसको, अपना पूरा कबीला ही खत्म कर दिया उसके। तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए, कोई ना कोई कुछ ऐसे लोग चाहिए जिनको वो तुरंत कांटेक्ट करेगा और वो तुरंत सेना लेकर के उसके पास आएंगे। इस प्रकार के लोग कौन होते थे, सेनानी। और क्या व्यवस्था चल रही है उस समय, ठीक है, किस प्रकार से लोग काम कर रहे हैं, कौन कौन राजन के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, विपक्ष किस प्रकार का काम कर रहा है कि कैसे उसको काउंटर किया जाए, या दूसरे जन में क्या उसके कबीले के खिलाफ युद्ध का षड्यंत्र चल रहा है, ये सब चीजों की जानकारी कौन देता था, स्पष्ट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिसर हो जाता है किस समय का, पूर्व वैदिक काल में। ठीक है, क्योंकि सब कुछ किस पर डिपेंड करता था, सब कुछ डिपेंड करता था किसके ऊपर, युद्ध के ऊपर। इसीलिए इनका रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। और रोल ऑफ राजन में एक और याद करिएगा कि ये गाय को, मैंने कहा था कि वेल्थ को बढ़ाते हैं, वेल्थ को बढ़ाएंगे तो वेल्थ की रक्षा करेंगे, तो गाय की रक्षा करते हैं। तो ये गाय की रक्षा किससे करते हैं, तो हमें पड़ी का मिलता है, पड़ी अर्थात जो गाय को चुराते हैं उनके लिए प्रयोग होता है पड़ी। ठीक है, तो इतनी चीजें हमने देख लिया, राजनीतिक व्यवस्था कंप्लीट। यहां पर हमने क्या देखा, रोल ऑफ राजन, टैक्सेशन और रोल ऑफ ऑफिशियल्स। ठीक है, आगे चलते हैं सामाजिक व्यवस्था में, डिस्कस करते हैं यहाँ पर उत्तर वैदिक काल का भी। मुझे लगा डिस्कस करते समय जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा, दोनों चीजें जल्दी खत्म होती जाएंगी। ठीक है,
अब ये था पूर्व वैदिक काल में जो आपको समझ में आया। नहीं नहीं नहीं, अलग ही अलग करके चलते हैं, छोड़िए। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा था क्या, राजनीति व्यवस्था, क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूँ तो कई बार दोनों को लेकर के पढ़ाता हूँ जिससे ज्यादा क्लियर हो सके, लेकिन अलग अलग लेकर के चलेंगे जिससे प्रॉपर स्टार्टिंग के भी जो स्टूडेंट्स होंगे उनको भी चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, तो हम देखेंगे सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था में जब एक बार कहते हैं रिवीजन क्लासेस होती हैं, तो रिवीजन क्लासेस में ही दोनों साथ में लेके चलना सही होता है, लेकिन फाउंडेशन को लेकर के चलना है हम, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि अलग अलग लेकर के चलें। फिर जब कभी रिवीजन क्लास पड़ेगी तब रिवीजन क्लास में दोनों को साथ में लेकर चलेंगे, उससे चीजें जल्दी खत्म हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन अब जल्दी खत्म नहीं करना है हमको, ऐसा करना है कि आप 250 शब्द भी आए तो आप एक जगह करके देख पाए। सामाजिक व्यवस्था जब भी आएगी तो आप वर्ण व्यवस्था को लिखेंगे। ठीक है, उस समय की तथाकथित समय की वर्ण व्यवस्था कैसी थी, दासों की स्थिति कैसी थी, मार्क्सिस्ट, इनको बिल्कुल मत भूलिएगा, बिल्कुल लिखेगा वरना का कहीं क्या पता कॉपी चेक करने का कोई मार्क्सिस्ट हो नंबर काट ले। स्त्रियों की स्थिति कैसी थी और शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं वर्ण व्यवस्था की। ऋग्वेद के 10वें मंडल में, क्योंकि ऋग्वेद पूर्व वैदिक काल का है और ऋग्वेद है, ऋग्वेद का पूर्व वैदिक काल या ऋग्वेदिक काल में ऋग्वेद के बारे में हम ज्यादा फोकस करेंगे। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त आया जिसमें कहा गया है कि एक महान पुरुष के सर से ब्राह्मण और बाहु से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और पैरों से शूद्र जन्म हुए। अब इसमें अजीब तरीके की बहस है, बहस देखिएगा क्या है। अब यहाँ पर बहस इस स्थिति आ जाती है कि शूद्र पैर से उत्पन्न हुए हैं तो ये बहुत गलत हुआ है। भाई साहब, हमारी सभ्यता ये है कि आप जब किसी से मिलते हैं तो चरण स्पर्श करते हैं कि नहीं करते हैं, कि जाकर के माथा छूते हैं, पैर ही तो छूते हैं। क्रिश्चियनिटी में है कि वो माथा छूते हैं, तो वो कह सकते हैं कि अरे 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 पैर से पैर से पैर से पैर, बताओ इतने नीचे इतनी गंदी जगह से शूद्रों को उत्पन्न दिखाया गया। अरे मूर्ख, हम क्या करते हैं जब आप मिलते हैं तो मिलने के बाद आप चरण स्पर्श करते हैं, आप अपने सर को, अगर मान के चलिए तो मान के मैं ये चल रहा हूं कि ऐसा कहा गया है और पर्टिकुलर अंक नोट किए गए, लेकिन उसके बाद भी जब हम पैर छूते हैं तो अपने सर को जाकर के उस चरणों के पास जाकर के रखते हैं। ये क्या डिनोट कर रहा है, क्या ये फ्रिक्शन कर रहा है या ये क्या कर रहा है कि गलत है। हम जाकर के किसी अपने से जो बड़े व्यक्ति होते हैं जाकर के चरण स्पर्श करते हैं तो उसमें पैर को ही छूते हैं, और फिर भी आप कहते हैं कि नहीं ये गलत है। तो गलत तो फिर हम कहीं भी दिखा देते ना, हम सर में भी दिखाते तो आप क्या कहते हैं, अरे सर में दिखा दिए, बताओ हाथ में दिखाना चाहिए था। हाथों में दिखाते तो आप कहते हाथ में दिखा दिए, पेट में दिखाना चाहिए था। अब उसमें पेट पे दिखा रहे हैं, मतलब कुछ भी चल रहा है। तो वर्ण व्यवस्था कैसी थी कि यहाँ की जो वर्ण व्यवस्था थी वो वर्ण व्यवस्था रिजिड नहीं थी, जाति व्यवस्था नहीं थी। जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था में अंतर होता है। वर्ण एक्चुअली दो चीजों से संबंध में आता है। ठीक है, वर्ण से दो चीजें समझ में आता है कि आप उस पर्सन को कैसे डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी पर्सन की पहचान आप कैसे कर रहे हैं। ठीक है, अगर आज के समय में भी किसी कोई आपके सामने आता है और आप उसका नाम नहीं जानते या नाम जानते भी होते हैं तो आप क्या कहते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि ये रजत सिंह है, अच्छा ये जीएस साधना प्लेटफॉर्म पर टीचर है, ये फलाने व्यक्ति हैं, ये आर्मी में है, ये एक्स व्यक्ति हैं, ये पुलिस में है, ये वाई व्यक्ति हैं, ये कह सकते हैं डॉक्टर है। ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते हैं। उस पर्सन को आप कह सकते हैं, उस पर्सन को पहचान कैसे दिलाते हैं, उसके प्रोफेशन से। किससे दिलाते हैं, प्रोफेशन से। तो वर्ण का संबंध उस प्रोफेशन से जिससे हम पहचान दिला रहे हैं कि उस व्यक्ति की पहचान आप सबसे पहले किस रूप में करते हैं, वो होती है वर्ण। और जाति व्यवस्था जन्म के आधार पर होती है। जात जन्म, ज से जन्म। ठीक है, ज से क्या है, जन्म। जैसे जलज में यहाँ पर जा हम अक्सर जन्म को डिनोट करता है। जल का मतलब होता है पानी, जा से डिनोट करता है जन्म, अर्थात जल में जन्म लेने वाला। ठीक है, कमल। सरोज, जा से जन्म, सर से तालाब, तालाब में जन्म लेने वाला कमल। ठीक है,
तो जात जो डिनोट करता है वो जन्म को डिनोट करता है। जब जन्म के आधार पर किसी को किसी की कह सकते हैं कि वर्ण को डिनोट कर दिया जाता है, भले ही वो व्यक्ति कुछ भी कैसा भी हो, तब वो जाति व्यवस्था आती है जो बाद में आएगी। अभी यहाँ पर क्या था, वर्ण व्यवस्था था, और ये वर्ण व्यवस्था रिजिड नहीं था। कैसा नहीं था, रिजिड नहीं था। रिजिड नहीं होने का प्रमाण कहां से मिलता है, तो रिजिड ना होने का प्रमाण मिलता है, एक वाक्य आता है जिसमें वो कहता है कि मैं जो हूँ वो कवि हूँ, मेरी माता चक्की पीसने का काम करती हैं और मेरे पिता कुछ और काम करते हैं। इस तरीके से लग रहा है कि एक ही वर्ड में कई व्यक्ति अलग अलग भी काम करते हैं। इसके अलावा सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मिलता है उनका याज्ञवल्क्य का। याज्ञवल्क्य भगवान से जब मांगते हैं तो भगवान से कहते हैं कि हे ईश्वर, मुझे चाहे तो तुम ब्राह्मण बनाना, तो ऐसा बनाना कि मैं अपने मस्तिष्क का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कर सकूं और समाज की भलाई में अपने ज्ञान का प्रयोग कर सकूं, या फिर मुझे क्षत्रिय बनाना तो मैं अपने राज्य की रक्षा कर सकूं, और वैश्य बनाए तो इतना धनवान बनाना कि मेरे क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, और शूद्र बनाना तो ऐसा बनाना कि मैं सबकी सेवा करता रहूं जीवन भर। याज्ञवल्क्य ये कह रहे हैं। ये क्या चीजें डिनोट कर रहा है कि अर्थात वो व्यक्ति चाहे तो वैश्य बन सकता है, चाहे तो ब्राह्मण बन सकता है, चाहे तो शूद्र बन सकता है, चाहे तो क्षत्रिय बन सकता है। उसके अंदर जैसी कैपेबिलिटी होगी वो व्यक्ति उस काम को, उस प्रोफेशन को अपनाएगा, और उस प्रोफेशन के आधार पे उसको हम क्या करेंगे, पहचानेंगे। उस प्रोफेशन के आधार पर उसको क्या करेंगे, पहचानेंगे, और वो होगा उसका वर्ण। लेकिन और वर्ण से हमें क्या मिलता है, तो वर्ण से एक रंग आदि के बारे में भी पता चलता है, जिससे भी हमें पर्सन की पहचान होती है। ठीक है, इसको खास तौर पे औपनिवेशिक शासन ज्यादा यूज करता है। क्यों यूज करता है, कि उनका कहना था कि आर्यंस कौन थे, तो भैया आर्यंस वो थे जो 6 फीट लंबे थे, गोरे गोरे थे ना, बॉलीवुड में गाना है। मुझे तो लगता है कि सबसे ज्यादा अगर किसी पर लगना चाहिए आरोप बॉडी शेमिंग का, और कह सकते हैं रंग भेद का, दुनिया के जितने आरोप लग सकते हैं वो बॉलीवुड पे लगने चाहिए। चिट्टियां कलाइयां वे, तेरी नीली नीली नहीं ये काली काली आंखें हैं, और वो क्या होता गाना था, अरे रफी साहब का एक गाना था, अभी जल्दी ही मैं भी सुन रहा था, ऐसे करके मतलब गाने हैं। मतलब सबसे ज्यादा उन्हीं पे लगना चाहिए था कि सफेद रंग के अलावा और कोई रंग ही नहीं हो सकता, काला आदमी खराब है। कहाँ से आपके दिमाग में आया, यही मूवी बॉलीवुड इन्होंने घुसेड़ दिया आपके दिमागों की, जो गोरा है वो सुंदर है और जो काला है वो खराब है। तो ये जो रंग भेद की नीति औपनिवेशिक शासन रहती है, और ये औपनिवेशिक शासन क्या कहता है कि जो 6 फुट लंबे थे, जो गोरे गोरे थे, जिनकी नीली नीली आंखें थी, वो सारे क्या होते हैं, वो सारे आर्यंस थे, और जिनका रंग दबा हुआ था वो यहाँ की लोकल कल्चर थी। इनके ऊपर इन गोरे लोगों ने अटैक किया था और इनके ऊपर शासन करने लगे, और आर्य सभ्यता का इन्होंने विकास किया था, ऐसा औपनिवेशिक शासन का कहना है। और तब से वो गोरापन, मैंने कहा था ना, एक बीज औपनिवेशिक सरकार बो करके गई है जिसको उखाड़ के फेंकना बहुत ज्यादा जरूरी है। वही चिटिया कलाइयां आज तक चलती चली आ रही। ये गोरी गोरी आंखें हैं थे, क्या है ये काली काली आंखें, गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, पता नहीं क्या क्या है। हाँ बिल्कुल गुमान ना कर, ये तो ये गाना सही है, ये गाना सही है। ठीक है, गोरी 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 पता नहीं कितने गाने बने हैं। तो ये जो है, ये औपनिवेशिक सरकार ने रंग भेद के नीति पर आधार पर बना दिया कि जो गोरा है वो आर्य है और जो काला है वो क्या है, वो अनार्य है। अनार्य का मतलब क्या है कि यहाँ की लोकल कल्चर, ठीक है, जिनके ऊपर ये अटैक करके अपनी आर्य सभ्यता को बनाते हैं। तो यहाँ पर कोई रिजिड नहीं था, पर्सन की पहचान कराने का तरीका था कि ये फलाना व्यक्ति ये काम करता है। इसीलिए यहाँ पर वर्ण व्यवस्था को आया, इसी कॉन्टेक्स्ट में वर्ण व्यवस्था आया कि अगर ये व्यक्ति पढ़ाने का काम करता है, अगर ये व्यक्ति काम करता है यज्ञ आदि कराने का, अगर ये व्यक्ति काम कराता है कि शिक्षा आदि का काम कराता है, तो ये व्यक्ति को आप ब्राह्मण में बांट दीजिए। ठीक है, और वर्ण को कितने भागों में बांटा गया था, तो वर्ण को 3 भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया था। ठीक है, 10वें में जाकर के आता है 4 भागों में। स्टार्टिंग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ज्यादा से ज्यादा शुरुआत में 3 ही मिलता है, शूद्र का वर्णन नहीं मिलता है ज्यादा, और चूंकि शुरुआत में 3 थे, शूद्र का वर्णन उतना नहीं मिलता है। शूद्र का वर्णन अच्छा कब मिलेगा आप बताइए, शूद्र का वर्णन तभी तो मिलेगा जब दोनों के बीच में युद्ध होगा, अनार्य को अपना दास बनाएंगे, तब उन दास को वो आइडेंटिफाई किसमें करते हैं, शूद्र में।
वो भी तो कोई एक ऐसा क्लास डालना पड़ेगा जिसमें आप किसी के ऊपर अटैक करते हैं तो उनको क्या करते हैं, अपना दास बनाते हैं, अपने साथ रखते हैं, उनका यूज करते हैं, क्योंकि वो संसाधन हो जाते थे। मैंने आपको बताया था कि जब किसी अन्य कबीले पर आप अटैक करते हैं तो वो आपके संसाधन आपके संसाधनों में जुड़ जाते हैं, संसाधनों की आपके पास बढ़ोतरी होती है, फिर वो चाहे मैन पावर हो। आज भी हम सब तो संसाधन हैं। क्यों कह रही है? दक्षिण भारत में कई सारी सरकार हैं, जैसे कि स्टालिन जैसे लोग, स्टालिन जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, स्टालिन कहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करिए, पॉपुलेशन को बढ़ाइए। क्यों पॉपुलेशन को बढ़ाइए? क्योंकि एवरेज पॉपुलेशन वहां पर बढ़ रही है। एवरेज पॉपुलेशन बढ़ने से क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि वहां पर काम करने वाले लोगों की संख्या कम हो जाएगी। काम करने वाले लोगों की संख्या कम हो जाएगी तो कह सकते हैं मैन पावर की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो वो इफेक्ट करती है। तो मैन पावर भी एक प्रकार का संसाधन है। तो ये मैन पावर जो होता है, ये जो किसी दूसरे पर अटैक करके लाते थे, इनको ये शूद्र के रूप में यूज करते थे। किसके रूप में यूज करते थे? शूद्र या दास के रूप में यूज करते थे। और इनको इन्होंने क्या कहते हैं, पर्सन की पहचान कराने के लिए इन्होंने किसमें कर दिया, इनको शूद्र में कर दिया। और इसी की लड़ाई चल रही है कि इसमें तो वर्ण व्यवस्था पाई जाती। भाई साहब, वर्ण व्यवस्था इतनी अच्छी चीज थी, प्रोफेशन के आधार पर बंटवारा था, तो बहुत बढ़िया चीज थी। अगर बढ़िया नहीं होती तो सत्याग्रह प्रकाश में दयानंद सरस्वती ये नहीं कहते कि वेदों की ओर लौटो। क्यों कहते वेदों की ओर लौटो? क्योंकि वहां पर जाति व्यवस्था जैसी चीजें देखने को नहीं मिलती है, वर्ण व्यवस्था जैसी 3 चीजें देखने को मिलती है। अर्थात जो आदमी होता है वो क्या होता है, जो काम करता है उसके आधार पर उसके वर्ण को पहचाना जाता है। ठीक है, तो हमने देखा वर्ण व्यवस्था को। ठीक है, कैसा था? ऑक्यूपेशन बेस्ड क्लासिफिकेशन था। ठीक है, और ये तीनों जो थे, ये तीनों द्विज कहलाते थे। क्या कहलाते थे? द्विज कहलाते थे। इसको हटा ही देते हैं, पहले 3 ही थे। ठीक है, तो ये तीनों क्या कहलाते थे? द्विज कहलाते थे। द्विज का मतलब होता है 2 बार जन्म। जड़ से मैंने आपको बताया जन्म, द्वि का मतलब होता है 2, तो 2 बार जन्म। 2 बार जन्म कैसे? किसी भी व्यक्ति के जीवन का जो समय होता है, 2 बार जन्म का मतलब होता है कि कहते हैं जब वो पैदा होता है तब एक बार जन्म हुआ, उसके बाद जब वो शिक्षा प्राप्त कर लेता है, शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, दूसरा जन्म उसका तब होता है। तो इसके लिए शिक्षा प्राप्त करना बहुत जरूरी है। तो वो शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार इनको था, अर्थात ये ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तीनों को पढ़ सकते थे। और व्याकरण अथर्ववेद का नाम नहीं लिया, क्यों? क्योंकि अथर्ववेद बहुत बाद में डेवलप होगी। तो ये ऋग्वेद को इनको पढ़ने का कह सकते हैं अधिकार था, जिस कारण इनको द्विज कहा जाता था। और ये द्विज होने के कारण ही ये जो थे, कह सकते हैं इनको। लेकिन फिर भी समाज में जैसे मैंने बताया था कि पुरोहित बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पुरोहित को लेकर के युद्ध होते हैं, इसीलिए इस समय भी पुरोहित थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने देखा वर्ण व्यवस्था कैसी थी। अब हम देखते हैं दास व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था को पढ़ते समय ही मैंने आपके साथ दास व्यवस्था को डिस्कस कर दिया कि दास कैसे थे। ठीक है, दास व्यवस्था इस समय कैसी थी, तो मुझे नहीं लग रहा कि इसके बारे में अब मैं कुछ डिस्कस करूं। ठीक है, नॉन आर्यन पर अटैक करते थे। अब सबसे बड़ी बात आती है कि स्त्रियों की स्थिति यहाँ पर कैसी थी। ये दोनों का प्रयोग हो गया। ठीक है, स्त्रियों की स्थिति यहाँ पर कैसी थी। तो स्त्रियों की स्थिति को जब हम बात करेंगे तो हम कई सारी विदुषी स्त्रियों का भी नाम सुनते हैं। इसके अलावा मूलतः ये जो समाज था, कौन सा? पूर्व वैदिक काल, ये पितृसत्तात्मक था। कैसा था? पितृसत्तात्मक था। पितृसत्तात्मक था। और अब यहां देखिएगा, पितृसत्तात्मक था। यहां पर जो होता था ज्यादातर एग्रीकल्चर होता था कि नहीं होता था? अब चूंकि ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर था, इंपॉर्टेंस इसकी थी एग्रीकल्चर की थी, इसीलिए यहाँ पर क्या होता था कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे करने का चीजें होती हैं। आज भी होता है कि जहां पर जो परिवार कृषि से जुड़ा होता है वहां ज्यादा से ज्यादा बच्चे होंगे तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे खेत में जाएंगे, बुआई वगैरह काम के लिए उनको लेबर को नहीं ढूंढना पड़ेगा। सीधी सी बात यही है, जिससे कृषि करना उनको आसान हो जाता था। इससे क्या होता था, ज्यादा संख्या चाहने के लिए यहाँ पर एकाकी परिवार का नहीं, जबकि संयुक्त परिवार का, ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट हमको देखने को मिलता है। कहां पर? पूर्व वैदिक काल में पितृसत्तात्मक था। कृषि होती थी, कृषि होगी तो कृषि के लिए ज्यादा लोगों की आवश्यकता, मतलब जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए यहाँ पर संयुक्त परिवार का कॉन्सेप्ट मिलता था। भाई एक खेत 4 भाई के बीच में अलग अलग बट जाएगा तो इसमें काफी जगह मेड़ ही खा जाएगी। जब मेड़ खा जाएगी तो हो सकता है उत्पादकता प्रभावित हो, लेकिन चारों मिल करके और फिर जो पैसा होगा उसको 4 भागों में बांटेंगे तो उनको पैसा ज्यादा मिलेगा। इसीलिए संयुक्त परिवार का यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है। अब संयुक्त परिवार को चलाने के लिए कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ना कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसकी बात सब लोग माने।
जैसे संयुक्त परिवार में आप रहे होंगे या पिक्चरों में देखे होंगे, तो एक बूढ़े बाबा होते थे जो कहते थे आज पनीर बनेगा, पनीर बनता था, आज छोला बनेगा, छोला बनता था। वो जो कहते थे फलाने की शादी इससे होगी, नहीं हो सकती शादी, तब तक एक आदमी आता नहीं मैं इसी शादी करूंगा, फिर दोनों छोड़ के चले जाते हैं, मार प्यार मोहब्बत दुनिया भर का, फिर दोनों के बीच में लड़ाई होती है, नहीं ये नहीं हो सकता, तुम ये नहीं कर सकते, ये नियम कानून हमारे वंश परंपरा, वो सूर्यवंशी का देखा है ना, तो वो कुछ वैसा था। तो वो संयुक्त परिवार वाला कॉन्सेप्ट था, ठीक है। कभी खुशी कभी गम में भी वही दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? शाहरुख खान काजोल को पसंद कर लेता, ये लड़की हमारे कुल की बहू नहीं बन सकती, फलाना टिमका, पता नहीं क्या क्या। अमिताभ बच्चन बोलते हैं, फिर शाहरुख खान को लेकर के चले जाते हैं, संयुक्त परिवार से एकाकी परिवार में चले आते हैं, ठीक है। तो संयुक्त परिवार जाने से क्या होता है कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति था जो नियम कानून बनाता था, सभी लोग उसका क्या करते थे, पालन करते थे, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या था, और ये भी एक कह सकते हैं वंशानुगत एक पद ही था कि अब जैसे कि जब वो बाबा खत्म होते हैं तो उनके बेटे, बड़े बेटे को क्या दिया जाता था, वो पदवी दे दी जाती थी। अब सब लोग ताऊ जी की सुनेंगे, तो ताऊ जी खत्म हो जाते तो उनके बच्चे को मिलती थी। ये पर्टिकुलर घर में भी ये वंशानुगत परंपरा थी, और राजन में भी मैंने आपको बताया था कि वंशानुगत परंपरा रही होगी, क्योंकि उसी का जो बेटा था, 2 बेटे होंगे, उसका ही चुनाव होगा सभा समिति गढ़ और विदत में, सॉरी खासतौर पर समिति में, क्योंकि चुनाव वहीं से होता था, ठीक है। तो वंशानुगत चीजें यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट कृषि था, और कृषि में ज्यादातर कृषि कौन करता था, मैन करता था। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस किसकी होगी, मैन की होगी। और जब इंपॉर्टेंस मैन की होगी तो ये समाज कैसा होगा, पितृसत्तात्मक समाज का, ठीक है। कैसा था ये, एक पितृसत्तात्मक समाज था, ठीक है। अब इसके बाद हम जानते हैं कि स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। यद्यपि ये जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था, लेकिन इसका मतलब ये कतई मत समझिएगा कि स्त्रियों की स्थिति गिरी हुई थी, क्योंकि द्विज में जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो थे, इनको वेदों का अध्ययन करने का अधिकार था, उसी प्रकार से स्त्रियों को भी वेद अध्ययन का अधिकार था। और तो और ये जो थे स्त्रियां, वो सभा समिति गण और विदत में भी बराबर बैठ करके उनमें पार्टिसिपेट करती थी। कई जगह पर समिति का ऐसे लगता है कि वो न्याय व्यवस्था जैसी थी, जिसमें जो व्यक्ति गलत करता है उसको बीच में लाके खड़ा कर दिया जाता है, और फिर सब लोग हा हू करके उसको क्या करते हैं, उसको वोट देते हैं, और फिर उसके न्याय का निर्धारण होता था। तो न्याय का निर्धारण भी ये समितियां करती थी, और इन समितियों में बढ़ चढ़ करके महिलाएं हिस्सा लेती थी। अर्थात इनको 4 कोठरी के अंदर बंद नहीं किया गया था, बल्कि समाज में इनको मुक्त रूप से छोड़ दिया गया था। और तो और जब हम पूर्व वैदिक काल की बात करते हैं तो यही स्त्रियां थी जिनको बहुपति विवाह और नियोग प्रथा जैसी चीजों की भी अधिकार थी, ठीक है। महाभारत काल में हमको नियोग प्रथा के बारे में चीजें देखने को मिलती हैं कि जब शांतनु होते हैं तो शांतनु के बेटे भीष्म पितामह होते हैं। भीष्म पितामह प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, और फिर उनकी जो मतलब गंगा से भीष्म होते हैं, और फिर जो दूसरी पत्नी होती है, मत्स्य कन्या होती है, नाम नहीं याद आ रहा, उनसे 2 लोग पैदा होते हैं, वो जल्दी डेथ हो जाते हैं। और फिर उसके बाद जल्दी डेथ होने की वजह से जो उनकी बहुएं होती हैं शांतनु की, उनके कोई भी संतान नहीं होती है। फिर वो क्या करते हैं कि भीष्म पितामह वेद व्यास से बात करने जाते हैं, और वेद व्यास आते हैं। वेद व्यास एक्चुअली कहीं ना कहीं मत्स्य कन्या से ही संबंधित थे, इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि इन्हीं के वंश से संबंधित थे, या कह सकते हैं कि इनके देवर टाइप से कुछ लगते थे, ठीक है। और उन्हीं का प्रयोग होता था नियोग प्रथा में। और वो क्या करते थे, वो उन दोनों स्त्रियों से जन्म देते हैं पुत्रों को, जिसमें में से एक से प्रतपुत्र पैदा होते हैं पांडु, एक से पैदा होते हैं धृतराष्ट्र, और एक से पैदा होते हैं जो दास कन्या थी उनसे पैदा होते हैं विदुर, ठीक है। ये कहानी हमको देखने को मिलती है नियोग प्रथा की। अब आपको लग सकता है कि नियोग प्रथा सर जी कितनी गलत प्रथा थी, लेकिन आप ये देखिए कि उस समय जो स्त्री अकेली है, समाज में उसके जीवन को यापन करने के लिए क्या वो अकेली मर जाए? कोई ना कोई चीज चाहिए, तो उस चीज को चाहने के लिए वो स्त्री फ्री है। क्यों फ्री है? या तो वो क्या करे कि बच्चों को जन्म दे करके किसी और व्यक्ति के साथ बच्चों को जन्म दे, और बच्चे को जन्म देने के बाद उस बच्चे के साथ मिलकर के जीवन यापन करे, या वो किसी और व्यक्ति को अपना पति वरण करे और फिर उसके साथ अपना जीवन यापन कर रहे। इतनी मुक्त स्त्री की स्थिति आज के समय में भी देखने को नहीं मिलती है जितनी उस समय देखने को मिलती है। तो स्त्री की स्थिति इतनी बेहतर थी, इसीलिए कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि वेदों की ओर लौटो। कौन कहता है? सत्यार्थ प्रकाश में
दयानंद सरस्वती जी कहते हैं। ये स्त्री की स्थिति आज के समय में भी नहीं देखने को मिलती है, लेकिन आज के समय में भी नियम प्रथा के जैसी ही एक प्रथा है, वो है हम कह सकते हैं कि जो आईवीएफ है ना। तो वो हो सकता है उस समय वो आईवीएफ हो, या ये भी हो सकता है कि क्या होता है उसके द्वारा भी बच्चे पैदा करते हैं, तो कैसे भी पैदा करते होंगे। लेकिन यहां से एक चीज का तो समझ में आता है कि स्त्रियों की स्थिति यहाँ पर बेहतर थी। बहुपति विवाह भी देखने को मिलता है, अर्थात एक स्त्री दो दो पति भी रख सकती है। और यहाँ पे साथ साथ नियोग प्रथा देखने को मिलता है। नियोग प्रथा का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था कि अगर किसी स्त्री के बच्चे नहीं और उसके पति मर जाते हैं तो फिर वो क्या करती है कि बच्चे पैदा करने के लिए किसी व्यक्ति के साथ नियोग कर सकती है। और दूसरी हमें एक चीज और देखने को मिलती है, क्या देखने को मिलती है, विधवा विवाह, या तो वो किसी व्यक्ति के साथ विवाह कर सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति नहीं तैयार हो रहा है उसको एक्सेप्ट करने के लिए, तो वो नियोग की तरफ शिफ्ट हो सकती है ऐसी स्त्रियों की स्थिति आज। बात करते हैं पर्दा प्रथा, इनकी सभ्यता में क्या था, कहीं कुछ नहीं था, ऐसी चीजें हमको देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, अब बात आती है शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। तो शिक्षा व्यवस्था नॉर्मली थी, यहाँ पर गुरु शिष्य परंपरा थी। गुरु शिष्य परंपरा में कह सकते हैं संवर्तन संस्कार जैसी चीजें मिलती हैं, जिसमें एक व्यक्ति क्या होता था कि गुरु के पास जाता था और एक पर्टिकुलर टाइम तक रहता था, गुरु उसको सारा ज्ञान प्रदान करता था। और ये ज्ञान कह सकते हैं कि आत्मसात के द्वारा या अन्य चीजों का ज्ञान प्रदान करता था। अगर वो कह सकते हैं कि युद्ध करने में निपुण है तो उसे युद्ध का ज्ञान दिया जाता था। अगर वो शास्त्रों का ज्ञान था तो शास्त्र सारे स्टार्टिंग फेज में उसका ज्ञान दे दिया जाता है, जैसे आज के समय में होता है। 8th 9th तक लगभग सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, फिर उसका जिसमें इंटरेस्ट होता है 9th 10th के बाद वो उस सब्जेक्ट को चुनता है। उसी तरीके से एक समय के बाद जब गुरु उसके समझ जाता है कि वो किस चीज में ज्यादा अच्छा रहेगा, तब उसको उस प्रकार का ज्ञान प्रदान करता है। तो इस प्रकार की थी वहां की शिक्षा व्यवस्था, किसकी, पूर्व वैदिक काल की। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, वर्ण व्यवस्था, दास व्यवस्था और स्त्री व्यवस्था। इस तरीके से हमने कंप्लीट किया किस चीज को, उस समय की सामाजिक व्यवस्था की। अब बात करते हैं धार्मिक व्यवस्था कैसी थी। तो जब हम धार्मिक व्यवस्था पर आते हैं तो धार्मिक व्यवस्था में सबसे पहले दो चीजें हमारे सामने क्वेश्चन उठ जाते हैं। कौन से क्वेश्चन उठते हैं कि नेचर क्या था और इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया। ठीक है, तो नेचर कैसा था हम सभी परिचित हैं। नेचर था वो क्या कहते हैं, एक कोई आइडियल वर्शिप नहीं थी। ठीक है, और मंदिरों का प्रमाण भी नहीं मिलता है। एक्चुअली मंदिरों का प्रमाण गुप्त काल के आसपास देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मंदिर नहीं थे, लेकिन मंदिर नहीं होने का मतलब ये नहीं कि ये वर्शिप नहीं करते थे। एक्चुअली ये पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे, नेचर की। ठीक है, नेचर की। इनका मानना था कि देखिए 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है ना, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नील। ये पंच तत्व का इफेक्ट कब, हमारे इन पांच तत्व बने किससे हैं, प्रकृति से, और प्रकृति ही इनको प्रभावित करती है ना। आयुर्वेद में भी यही है कि होता यह है कि हमको जो मूल समस्याएं होती हैं वो वित्त और इन सब चीजों की होती हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसे, इन्हीं सब चीजों की समस्याएं होती हैं। और ये समस्याएं प्रकृति और हमारे बीच में जब कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, तब समस्याएं पैदा होती हैं। अगर इनमें कोऑर्डिनेशन बन के चलेगा तो हम किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो ये प्रकृति से बने हैं और प्रकृति के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छे से बना रहे, इसके लिए प्रकृति की पूजा करते हैं। जैसे हमने ये जानते हैं कि ये किसकी पूजा करते हैं, कि वरुण की पूजा करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, सविता की पूजा करते हैं। सविता और कुछ नहीं है, सविता है उगता हुआ, चमकता हुआ सूर्य है। और ये मेन समर्पित किसको है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है, लेकिन एक्चुअली ये समर्पित है चमकते हुए सूर्य से। अब ये बात आपको तभी समझ में आएगी जब आप इन चीजों को पढ़ेंगे, समझेंगे। आज तक आप चीजों में गलत थे। एक्चुअली सूर्य को समर्पित है ये। मित्र क्या है, तो उगते हुए सूर्य को हम लोग मित्र कहते हैं। सूर्य, मित्र, सविता, वरुण, ठीक है, ये सारी नदियों को हम क्या करते हैं, नदियों को हम लोग पर्सन के रूप में डिनोट करके फिर नदियों को हम लोग पूजते हैं। जैसे इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, न्यूयॉर्क कहता है कि आप नदियों को क्या करिए, साफ करिए। साफ करने के साथ साथ उनको क्या करिए कि उनको मानव समझिए और उनके साथ वैसा व्यवहार कीजिए। अरे मूर्ख चंद, हम लोग अगर अपनी पुरानी सभ्यता पे चीजों को समझे ना तो समझ जाएंगे कि हम
बहुत पहले ये सारी चीजें कर चुके हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल एक्चुअली अचीव करके खत्म होके फिर हम अपनी सभ्यता पे जा ही नहीं पा रहे कि हम इन चीजों को समझें। मैं ये नहीं कहता हूं कि पुराने पाश्चात्य में जाना अच्छा, सॉरी प्राचीन समय में जाना अच्छा होता है, लेकिन हम प्राचीन समय को जान तो सकते हैं, प्राचीन सभ्यता को अपनी समझ तो सकते हैं, और उस समझने के बाद उसमें जो अच्छी चीजें होंगी उनको अब आज इम्प्लीमेंटेशन तो कर सकते हैं। यही इम्प्लीमेंटेशन जब पाश्चात्य सभ्यता वाले करते हैं तो हमें बहुत अच्छे लगता है। आज पश्चिम के लोग आकर के इस्कॉन टेम्पल में हरे रामा और हरे कृष्णा करते हैं हम लोग। ओ गॉड, थैंक यू फॉर मेकिंग मी एज आई एम, थैंक यू फॉर द, चल रहा है स्कूलों में धड़ल्ले से चल रहा है, ठीक है। हम करना ही नहीं चाहते, तो हमने नेचर को एक्चुअली गॉड मान के रखा है, और हम मानते हैं कि मानव को इफेक्ट करता है नेचर, इसीलिए हमने नेचर को क्या बनाया है, ईश्वर बनाया है। और नेचर में बहुत सारी चीजें आती हैं भाई, नेचर में बारिश आती है कि नहीं, नेचर में हवा आती है, नेचर में सूर्य आता है, नेचर में चंद्रमा आता है, इतनी सारी चीजें हैं। तो जब इतनी सारी चीजें हैं, हम नेचर को पूजा करते हैं, तो हम मोनोथिज्म पे नहीं जा सकते हैं। मोनोथिज्म मतलब होता है एकेश्वरवाद, अर्थात जब हम एक ईश्वर को मानते हैं तो वो एकेश्वरवाद है, मोनोथिज्म है। लेकिन जब प्रकृति में इतनी सारी चीजें हैं, हम प्रकृति की हर चीज की पूजा करना चाहते हैं। अब आज ये सूर्य पे सोलर एनर्जी का यूज कर रहे हैं, उतना ज्यादा महत्व नहीं समझ रहे हैं, हो सकता है उनको समझ में आ गया हो, इसीलिए सूर्य को उन्होंने देवता के रूप में मान लिया। और आने वाली जनरेशन में सूर्य के साथ भी कुछ ऐसा हो कि हम सोचे कि हाँ, हमें सूर्य को भी देवता के रूप में समझना चाहिए, क्योंकि कल को जब सोलर एनर्जी से ही हम एनर्जी को रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएंगे, सोलर एनर्जी का ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे, तो हमें सूर्य की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। तब हम सूर्य को वापस में जानेंगे कि नहीं, सूर्य जिस दिन पता चला कि छांव, जिस दिन सूरज नहीं निकला उस दिन बैटरी ही नहीं चार्ज हुई, तब हमें सूर्य की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। तब हम हाथ जोड़ के कहेंगे हे सूर्य देवता रोज रोज उगो, तब हमें समझ में आएगा कि हाँ, सूर्य को भी देवता की तरह डिनोट करना चाहिए। तो ये सारी चीजें मोनोथिज्म नहीं हम मान सकते हैं, क्योंकि हम प्रकृति को पूजा करते हैं, इसीलिए हम क्या थे, बहुदेववादी थे, अर्थात हम बहुत सारे देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन ये बहुदेववाद के बाद में हम एकेश्वरवाद की तरफ जाएंगे कि इन सारी प्रकृतियों पर भी एक उच्च सच्चा है, जिसको हम क्या कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। और इनको इनके साथ पूजा करने के लिए हम लोगों ने यज्ञों का प्रयोग किया। यज्ञों का प्रयोग क्यों ज्यादा से ज्यादा किया, क्योंकि माना जाता है कि जो आग होती है, अग्नि होती है, अग्नि का भी हम पूजा के रूप में प्रयोग करते हैं, और अग्नि इस लोक में, परलोक में जो ईश्वर बैठा है, इसके बीच में पुल का काम करता है, अर्थात हमारी बात को ऊपर तक पहुंचाता है, क्योंकि अग्नि की लौ ऊपर की तरफ चलती है, धुआं ऊपर की तरफ उड़ता है, जिससे हमारी कामनाएं ईश्वर तक सीधे पहुंच पाएंगी। इसीलिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, यज्ञ करते हैं। और यज्ञों का संबंध सीधे सीधे किससे होता है, बारिश से होता है। और ये पूरी की पूरी सभ्यता गाय और कृषि पर निर्भर थी, इसीलिए भी यज्ञ बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो धर्म का चीजें आपको समझ में आई कि धर्म कैसा था, प्राकृतिक साधनों को मनुष्य का रूप दिया, और फिर उसके बाद हम लोग ने क्या किया, उसको पूजा किया। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे आर्थिक व्यवस्था पे। जब पीपीटी डिस्कस करेंगे तब बता देंगे कि कौन से आकाश के थे, कौन से किसके थे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे आर्थिक व्यवस्था पे। इतनी देर से आर्थिक व्यवस्था पर ही बात चल रही थी, कुछ नया नहीं है। आर्थिक व्यवस्था को भी हम 3 भागों में बांटेंगे। प्राइमरी सेक्टर, जैसे पिछली बार आप देख सकते हैं, सेकेंडरी सेक्टर, और अगला है टर्शियरी सेक्टर, अर्थात सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर। यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट था वो इंपॉर्टेंट कौन सा था, एग्रीकल्चर सेक्टर, और पशुपालन इंपॉर्टेंट था। सारी की सारी इकोनॉमी इससे चलती है, और खेती के लिए क्या होता है कि बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि बारिश की जरूरत होती है, और फिर इसीलिए क्या करते हैं, यज्ञ आदि का यहाँ पर इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था। इस चीज से आप मना नहीं कर सकते हैं कि सेकेंडरी सेक्टर उतना ज्यादा प्रभावी ना हो, सेकेंडरी सेक्टर भी था। भाई, क्या राजन के लिए युद्ध होते थे, हथियारों की जरूरत नहीं पड़ती थी, तांबे का ही सही हथियार तो बनते होंगे, तो उन हथियारों के लिए क्या यहाँ पर
कह सकते हैं गोल्ड स्मिथ नहीं होंगे, लोहार जैसे लोग व्यक्ति नहीं होंगे, क्या यहाँ पर रथ को बनाने वाले रथकार नहीं होंगे, सूत नहीं होंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। चीजें थी, मैन्युफैक्चरिंग में कई सारे लोग काम कर रहे थे, है ना, लेकिन मेन इंपॉर्टेंस इसको थी एग्रीकल्चर को थी, और अन्नदाता थे हमारे। आज भी अन्नदाता को पे ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर ये अन्न उपजाना खत्म कर देंगे तो हमको ये क्लासेस बंद करके फावड़ा लेकर के खेतों को करना पड़ेगा, क्योंकि जब मेरे पेट में खाना जाएगा तभी मैं जा करके यहाँ क्लास करवा पाऊंगा, एनर्जी आएगी। इसीलिए हमने भोजन को भी ईश्वर माना है। आप देखिए जीरो से लेकर के ऊपर तक जितनी चीजें थी हमने सबको भगवान बना दिया, क्योंकि हमारी सभ्यता में हर एक व्यक्ति के प्रति सम्मान है। ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्टर भी था लेकिन उतना इंपॉर्टेंस नहीं था, टर्शियरी सेक्टर था जैसे पुरोहित और ये सब चीजें भी, लेकिन प्राइमरी रूप से कह सकते हैं ये जो इकोनॉमी थी किस पर बेस्ड थी, तो एग्रीकल्चर पर बेस्ड थी। ठीक है, इंडस्ट्री में गोल्ड स्मिथ आदि जैसी चीजें भी चल रही थी, और यहाँ पर जिस धातु का प्रयोग होता है ज्यादातर तो वो गोल्ड का प्रयोग होता है, सिल्वर का प्रयोग होता है, कॉपर का प्रयोग होता है। ठीक है, लेकिन आयरन का यूज देखने को नहीं मिलता है, जबकि दक्षिण भारत में टेक्नोलॉजी के रूप में वो आयरन का यूज कर रहे थे, लेकिन कोई क्रांति कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। कौन? दक्षिण भारत में महापाषाण काल के लोग। और इनको मैंने बताया था जब ये पूर्व की ओर विस्तार करेंगे, ठीक है, विदेत माधव कथा में, विदेत माधव कथा में क्या होता है, वैश्वानर होते हैं, और वैश्वानर जो होते हैं मुख में धर लेते हैं किसको, एक राक्षस को, अग्नि को, फिर वो क्या कहते हैं घृत बोलते हैं, जिससे वो राक्षस निकलता है और पूर्व की ओर बढ़ता है और जाकर के गंडक नदी तक पहुंच जाता है। सारी नदियों को सुखाता हुआ गंडक को नहीं सुखा पाता है। तो ये सारा पूर्व की ओर विस्तार करेंगे, और हमें पूर्व की ओर विस्तार करने के क्रम में ही इनको लोहे का क्या कहते हैं, इनको लोहे का आविष्कार करेंगे। कब आविष्कार करेंगे? उत्तर वैदिक काल में। कहां पर करेंगे? यूपी के अतरंजी खेड़ा में, जो सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्व में है, और वहां से इनकी चीजें बदलेंगी। और जब चीज बदलेगी, जब ये लोग लोहे का आविष्कार कर लेंगे, तब हम पूर्व वैदिक काल से कहां पर आ जाएंगे, उत्तर वैदिक काल में आ जाएंगे। ठीक है, तो मैंने पूर्व वैदिक काल खत्म किया, अब हम चलते हैं उत्तर वैदिक काल में। पूर्व वैदिक काल से क्या क्या चीजें बदली हैं केवल वो क्लियर करूंगा, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था में चीजें आप समझ जाएंगे। अच्छा, मैंने इसके पहले आपको ये चीजें बता दी थी ना कि ये किस प्रकार से यहाँ पर गए थे, है ना, पूर्व की ओर गए थे, ये चीजें कॉन्सेप्ट हो गई थी कि पूर्व की तरफ जाते हैं ये। ठीक है, अब यहां से एक बात समझिए कि युद्ध तो हो ही रहे थे, युद्ध होने के साथ साथ छोटे छोटे जन आपस में लड़ रहे थे, तो बाद में क्या होता है कि जब इनका क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो ये कई सारे जन आपस में मिलकर के किसका निर्माण कर लेते हैं, जनपद का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, किसका निर्माण कर लेते हैं, जनपद का निर्माण कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जनपद दो प्रकार की चीजों का काम हो सकता है, या तो वो ये कहते होंगे युद्ध से उन पर अपना अधिकार किया होगा, है ना, कि मैं आपके साथ युद्ध करता हूं, आप क्या हो जाते हैं कि मेरे अंडर आ जाते हैं, तो मैं आपके ऊपर शासन करूंगा। तो यहां पर मोनार्की देखने को आपको मिलेगी। या फिर कह सकते हैं कि दोस्ती के द्वारा एक दूसरे पर इकट्ठा हो सकते हैं। ठीक है, अर्थात कोई कॉन्टेक्ट बेस संविदा, कोई कॉन्टेक्ट जैसी चीजें होती हैं जिसके आधार पे कई सारे जन आपस में मिलते हैं, और फिर वो जन कहां पर आते हैं, यही जन गणतंत्र का उद्भव करेंगे। अर्थात ये भी हो सकता है वो कहेंगे 5 साल के लिए हम राजा रह लेते हैं, 5 साल के लिए आप रह लीजिए, और 5 साल के लिए किसी तीसरे व्यक्ति को राजा बना दीजिए। इस तरीके से गणतंत्र जैसी व्यवस्था भी देखने को मिलती है, और हमें कह सकते हैं मोनार्की भी देखने को मिलती है। समझ में आ रहा है? यही गणतंत्र व्यवस्था 600 शताब्दी के आसपास जाएगी तो कई सारी गणतंत्रात्मक व्यवस्था मिलेगी, जैसे कौन कौन सी है, मौर्य हो गए, है ना, और पिपली वन के मौर्य हो गए, रामग्राम के कोरिय हो गए, ये सारे हमको देखने को मिलते हैं 600 शताब्दी के आसपास गणतंत्रात्मक व्यवस्था में। तो ये गणतंत्रात्मक व्यवस्था भी अचानक से नहीं आई थी, उद्भव यहीं से होता है, और फिर धीरे धीरे ये गणतंत्र व्यवस्था प्रसारित होती है। और ये ज्यादातर किधर मिलेगी, तो बहुत ज्यादा पूर्व में मिलेगी, बिहार आदि के उस तरफ मिलेगी, नेपाल आदि के तराई क्षेत्र में, और ये कह सकते हैं कि जो आज का सिद्धार्थ नगर है यहाँ पर देखने को मिलती है इस प्रकार की गणतंत्रात्मक व्यवस्था। बाकी लगभग जगह पर मोनार्की देखने को मिलती है, और ये छोटे छोटे जन आपस में इकट्ठा होकर के क्या बनाते हैं, जनपद बना लेते हैं। तो जो पहले चीजें थी, कुल
ग्राम विश जन। अब एक कॉन्सेप्ट और जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा? जनपद। ठीक है, क्यों? क्योंकि छोटे छोटे ने मिलकर के क्या बना दिया? फॉर्मेशन ऑफ किसका हो गया? जनपद का हो गया। अब जब जनपद बनेगा तो जाहिर सी बात है कई सारे जन को उसने इकट्ठा किया है, तो उसका एरिया, जब वो छोटे से कबीले में शासन करता था तो इतना होता था। अब मान लीजिए 3 जन को उसने इकट्ठा किया और उसका एरिया कितना हो गया? इतना हो गया, है ना। अब जाहिर सी बात है इतने सारे एरिया में अगर उसे बुलाना होगा किसी जनपद अकेले, ये तो है नहीं, कई लोगों ने ऐसे इकट्ठा करके अपना जनपद बना लिया, तो इसको यहाँ पर बैठता है मान लीजिए राजा, तो इसको यहाँ से लोगों को बुलाना पड़ेगा, यहाँ से लोगों को बुलाना पड़ेगा, यहाँ से बुलाना पड़ेगा, यहाँ से बुलाना पड़ेगा, कुछ पास में होंगे वो जल्दी आ जाएंगे। तो इस तरीके से अगर बुलाएगा, इकट्ठा करेगा, तो जाहिर सी बात है उसका टाइम ज्यादा जाएगा, टाइम बहुत ज्यादा उसका जाएगा। टाइम जाएगा तो पता चला दूसरे जनपद ने उस पर अटैक कर दिया, वो लोगों को इकट्ठा करता रहा, खचाक से इसको मार के चले गए। तो क्या किया इन्होंने? अब यहाँ पर ये सेना रखने का विचार रखेंगे, क्योंकि कुछ मात्रा में ऐसी सेना हमारे पास अवश्य होनी चाहिए जिनको, जो तुरंत अगर हमारे ऊपर अटैक करता है हमारे ऊपर रक्षा कर पाए, उसके बाद तो हम बाकी लोगों को अपने साथ जोड़ लेंगे। अर्थात यहां से इनके साथ क्या जुड़ा? परमानेंट आर्मी रखने का विचार इनके पास आया। इसके पास, राजन के पास आया। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब इनको आवश्यकता महसूस हुई तब इन्होंने परमानेंट आर्मी को रखना प्रदान किया। अब भाई साहब आपने परमानेंट आर्मी रखी है, तो इस परमानेंट आर्मी को कुछ खिलाओ, कुछ पिलाओ, काम चलाओ, कुछ पिलाओ, कुछ खिलाओ, कुछ काम चलाओ। तो जब परमानेंट आर्मी रखी है, कुछ खिलाने पिलाने की बात हो रही है, तो फिर जाहिर सी बात है कि पैसा चाहिए। अच्छा भाई साहब पैसा चाहिए, ठीक है। अब ये पैसा कहां से आएगा? तो पैसा तभी आएगा जब टैक्सेशन होगा। और फिर हमको देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में हमको टैक्सेशन देखने को मिलता है, एक विशेष प्रकार का कर देखने को मिलता है, और 2 प्रकार के नए ऑफिशियल जुड़ते हैं, जिसका नाम था भागवत और संग्रहकर्ता, संग्रहकर्ता, संग्रहकर्ता। संग्रह, संग्रह मतलब होता है किसी चीज को इकट्ठा करना। अर्थात 2 प्रकार के व्यक्ति थे, एक टैक्सेशन को कलेक्ट करता था और एक उसका पूरा ब्यौरा बना करके रखता था। तो जो इकट्ठा करता था, लोगों से टैक्स लेकर के आता था, वो भागवत हो गया। और संग्रहकर्ता कौन हो गया? जो व्यक्ति टैक्स को इकट्ठा करता था। इस प्रकार से हमें क्या देखने को मिलती है? यहाँ का टैक्सेशन सिस्टम देखने को मिलता है। और ये टैक्सेशन सिस्टम किसमें मिलता है? राजा ने रखा। क्यों? क्योंकि अब उसे परमानेंट आर्मी की आवश्यकता हुई और उसने टैक्सेशन को अपने पास रखा। ठीक है, इसके बाद हम एक चीज और देखते हैं। क्या देखते हैं? वर्ण व्यवस्था पर क्या इफेक्ट आएगा। अब ये दोनों आप राजनीतिक व्यवस्था में डाल सकते हैं। राजन का क्या था, और कह सकते हैं कि लेटर वैदिक पीरियड में राजा का हो गया। टैक्सेशन की क्या चीजें थी, ऑफिशियल कौन कौन ऑफिशियल रखे गए थे। ठीक है, अब सीधी सी बात है, अब बात करते हैं वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था पर थोड़ा पानी पी लेते हैं। तो वर्ण व्यवस्था कैसी थी? तो वहां पर हमने देखा कि जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें क्या था? रिजिडिटी नहीं थी। ठीक है, कोई रिजिडिटी नहीं थी। अब यहां पर क्या होता है कि इसमें रिजिडिटी आती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते हैं। ये शूद्र कौन होते हैं? या तो अनार्य होते हैं, ठीक है, अर्थात जो यहाँ की लोकल कल्चर थी वो हो सकते हैं, या फिर ये आर्य ही हो सकते हैं जिन पर ये लोग अटैक करते हैं। और इनका प्रयोग किस रूप में करते हैं? दास के रूप में करते हैं। और यहाँ से जो वंशानुगत की परंपरा थी, वो वंशानुगत की परंपरा कहीं ना कहीं आ जाती है। अर्थात अब आप फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ से देखने को नहीं मिलती है। क्या होती है? फ्लेक्सिबिलिटी देखने को नहीं मिलती है कि कोई किसी भी जगह पैदा होता है वो अपने काम के आधार पर पहचाना जाए। ये सारे काम खत्म हो जाते हैं। अब जो ब्राह्मण कुल में जन्म होता है वो ब्राह्मण कहलाता है।
जो क्षत्रिय में पैदा होता है क्षत्रिय कहलाता है, जो वैश्य में पैदा होता है वो वैश्य कहलाता है, और जो शूद्र में पैदा, अब शूद्र में पैदा होने की बात यहाँ पर ये होती है कि अब देखिए स्टार्टिंग मैंने आपको 3 ही बताई थी, उसके बाद क्या होता है, एक आर्य होते हैं और एक अनार्य होते हैं। अनार्य में यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और आता है कि यहाँ पर विवाह जैसा जो कॉन्सेप्ट होता है, विवाह एक्चुअली 2 प्रकार के देखने को मिलते हैं, एक होता है अनुलोम विवाह, एक होता है प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह क्या होते हैं, अनुलोम विवाह का मतलब होता है कि जिसमें पुरुष जो हो वो उच्च जाति का हो और स्त्री निम्न जाति की हो, और जो प्रतिलोम विवाह में क्या होता है, प्रतिलोम विवाह में जो पुरुष होता है वो कौन सा होता है, निम्न जाति का होता है और महिला उच्च जाति की होती है। तो इनसे जो उत्पन्न संतानें होती हैं इनको रखा जाता है अनार्य में, और इनको कह देते हैं शूद्र से डिनोट किया जाता है। और फिर उसके बाद क्या कहा जाता है कि कहीं ना कहीं इनको समाज के सबसे बाहर तबके में रखा जाता है, और इस तरीके से वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे जो अच्छी वर्ण व्यवस्था थी वो कह सकते हैं कि थोड़ा सा खराब की तरफ जाती हुई हमें दिखाई देती है। ठीक है, और पुराने समय की तरह ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को यहाँ पर अभी भी द्विज का अधिकार देखने को मिलता है, अर्थात वो वेदाध्ययन कर सकते हैं, लेकिन शूद्र को यह अधिकार नहीं था। ठीक है, शूद्र को यह अधिकार नहीं था, लेकिन शूद्र अपने लोकल गॉड की पूजा करते थे। कुछ इनके लोकल मतलब इनके अपने थे, जैसे कि अश्विनी पूषण हो गए, पूषण करके हम जानते हैं कि जो उत्तर वैदिक काल में ये पूषण देवता की पूजा करते थे, अर्थात इनको पूजा से नहीं रोका गया था, लेकिन इनको वेद के अध्ययन से संबंधित चीजें थी वो क्या हो गई थी, बंद हो गई थी। ठीक है, अब देखते हैं आगे। हमने देखा कि फॉर्मेशन ऑफ जनपद कैसा हुआ, टैक्सेशन कैसा था, मैंडेटरी था, हो चुका था, भागदूत और संग्रहकर्ता देखे थे, वर्ण व्यवस्था में हमने देखा था। अब हम देखते हैं आश्रम व्यवस्था। ठीक है, अब ये जो थी चीजें, जो फॉर्मेशन ऑफ जनपद और टैक्सेशन था, ये राजनीतिक व्यवस्था हो गई। अब एक्चुअली हम देख रहे हैं सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था में हमने वर्ण व्यवस्था को देख लिया। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है आश्रम व्यवस्था। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक जीवन को अच्छे से चलाने के लिए पूरे जीवन को कह सकते हैं एक फेजेस में बांट दिया गया था। किसमें बांट दिया गया था, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। अभी भी केवल यही 3 देखने को मिलेंगे, और जब लेटर मतलब काफी अंत होता है तब हमको संन्यास जैसा कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। ब्रह्मचर्य में क्या होता है, ब्रह्मचर्य में वही होता है, वेदाध्ययन होता है। गृहस्थ में क्या होता है, गृहस्थ में जो होता है विवाह आदि के बाद गृहस्थ जीवन अपनाता है, और सबको 25-25 साल कर दिया गया था। ऐसे लेकर के एक मनुष्य की एवरेज जो एज निकाली गई वो लगभग 100 वर्ष निकाली गई, और 25 वर्ष वो वानप्रस्थ रहता था, अर्थात अब उसने अपने जीवन के सभी काम कर दिए हैं। अब वो जो उस समय की माया मोह है उससे विमुक्त होना प्रारंभ कर देता है, और जब वो माया मोह से पूरी तरीके से छूट जाता है, बचे हुए अपने काम पूरे कर लेता है, तब वो संन्यास धारण कर देता है और ईश्वर के मार्ग पर चल देता है, और जाकर के जंगलों में निवास करता है और अपने शरीर का क्या कहते हैं, त्याग करता है। ठीक है, और इनमें काम क्या है, इनमें काम करने के लिए कुछ इंडिविजुअल गोल भी निर्धारित किए गए हैं कि आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनको प्राप्त करना है भाई साहब। ठीक है, आपके जीवन को अच्छे से चल सके उसके लिए कह सकते हैं कि कई फेजेस में बांट दिया, और इन फेजेस में इनका इंडिविजुअल गोल किसमें निर्धारित कर दिया है कि आपको इसमें करना क्या है, तो आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पर काम करना है। धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, धर्म हर एक व्यक्ति के साथ जुड़ा रहना चाहिए। ठीक है, धर्म क्या है, धर्म हमारे अंदर कह सकते हैं कि जीवन जीने का तरीका है। ठीक है, और एक सामाजिक व्यवस्था है धर्म की, जो शुरुआत से हमारे अंदर डाल दी जाती है। ठीक है, धर्म को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये धर्म ही है जो आपको शिक्षा प्रदान कर रहा है कि आपको किसी भी व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपनी माता के साथ कैसा व्यवहार करने चाहिए, अपने पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपने भाई के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये धार्मिक चीजें हैं।
धर्म में ही ये चीज आपको सिखाती है कि आपके द्वारा किए हुए कार्यों से किसी भी व्यक्ति को कष्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपके अंदर ये सारे एथिक्स वैल्यू होते हैं, ये जो जीएस पेपर 4 होता है जिसको आज पढ़ाया जा रहा है, एक्चुअली यही जीएस पेपर 4, यही एथिक्स वैल्यू धर्म है जो कि किसी भी सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए और जीवन यापन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये धर्म हमेशा जुड़ा रहना चाहिए अर्थ के साथ, और यही धर्म हमेशा जुड़ा होना चाहिए काम के साथ, और यही धर्म हमेशा जुड़ा होना चाहिए मोक्ष के साथ। धर्म के अलावा किसी भी चीज को आप जोड़ेंगे किसी अर्थ करने के साथ तो चीजें अच्छी नहीं होंगी। जैसे आप अर्थ को पकड़िए, अर्थ को अगर आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट कर दिया और धर्म को पीछे कर दिया, तो फिर अर्थ को आपने आगे किया और फिर अर्थ के बाद काम, तो अर्थ से काम सक्सेस नहीं हो सकता। काम की प्राप्त अर्थ के साथ अगर आप काम को प्राप्त करना चाहेंगे तो वो सामाजिक रूप से सही नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि धर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट था, धर्म वैल्यू थे जिनको रख करके व्यक्ति क्या कहता है, अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त करता है। भाई पैसा तो कमाना है आपको, ठीक है, पैसा तो कमाना है आपको, अर्थ आपको अर्थोपार्जन करना है, बिना अर्थोपार्जन के कुछ नहीं हो सकता। ये बिल्कुल मिथ्या है कि पैसे वैसे में कुछ नहीं रखा है, ये सब बेवकूफी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वही व्यक्ति बोलता है जिसके पास पैसा होता है। गरीब आदमी कभी नहीं कहता पैसा वैसा कुछ नहीं होता है। मैं भी मानता हूँ पैसा होता है भाई, अगर नहीं होता है तो फिर जो कमा रहा है 1 करोड़ हमारे खाते में दे दो, अकाउंट नंबर बताते हैं, 1-2 करोड़ हमारे खाते में भेजना शुरू करो। तुम्हारे लिए नहीं होता छोड़ दो सब कुछ, जाओ। तो ये सब बेवकूफी की बात है कि पैसा वैसा कुछ नहीं होता, पैसा होता है। अगर पैसा नहीं होता तो हमारे यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट फेज ना होता, समझ रहे हैं? तो धर्म अर्थ काम मोक्ष सबका पर्टिकुलर एक सबसे ऊंचा धर्म रखा, धर्म के बाद सबसे इंपॉर्टेंट रखा गया अर्थ। तो कैसे कोई कह सकता है कि हमारी सभ्यता में अर्थ का कोई महत्व नहीं है, सब कुछ मायामोह है? भाई साहब अर्थ इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस सीढ़ी में से किसी भी एक सीढ़ी को छोड़ा तो आप खट्ट से गिरेंगे। आसाराम बापू ने काम की सीढ़ी को छोड़ दिया, जब वो जवानी में थे तो उन्होंने काम की सीढ़ी को छोड़ दिया, फिर जब बुढ़ापे पर मोक्ष की स्थिति में आते हैं तो फिर इनमें ये हार्मोन जग जाते हैं और फिर जेल में पहुंच जाते हैं। भाई साहब आपको ये नहीं छोड़ना है, चाहे वो काम हो, चाहे वो अर्थ हो, चाहे धर्म हो, इन सबको साथ में रखना है, लेकिन इनको प्राप्त करने में आपको याद हमेशा धर्म रहना चाहिए। अब काम पैसा आपको कमाना है, किसी में डकैती डाल के कमाना है कि मेहनत करके कमाना है, ये आपको आपका धर्म बताएगा। ठीक है, तो ये धर्म अर्थ काम मोक्ष इनको रख करके आपको गोल प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये आश्रम व्यवस्था बनाई गई थी और इसी आश्रम व्यवस्था के साथ साथ हमें क्या दिखाई देता है, इस आश्रम व्यवस्था में पर्टिकुलर गोल भी दिखाई दिए थे। इसी आश्रम व्यवस्था के साथ यहाँ पर हमको 16 संस्कारों की व्यवस्था देखने को मिलती है। देखिए हमारी जो सभ्यता है वो पूरी तरीके से कह सकते हैं किसी धर्म में इतना त्योहार नहीं होगा जितना हिंदू धर्म में त्योहार होगा, सनातन धर्म में तैयार होगा। आप उठाइए, जनवरी में खिचड़ी आ गई, फरवरी में भी कोई त्योहार होगा, मार्च याद नहीं आ रहा है, मार्च में आ गया आपका ये होली आ गई। ठीक है, उसके बाद बीच में पूर्णमासी और ये सब जो त्योहार आते हैं उसकी बात अलग हो गई। उसके बाद रक्षाबंधन आ गया, रक्षाबंधन के बाद दिवाली आ गया। मतलब इतने त्योहार हैं, बीच बीच में बरगदाही जैसी पूजा आ जाती है, करवा चौथ आ जाती है, धनतेरस आ जाती है। क्या दिखा रहा है? दशहरा आता है। ये सब चीजें क्या दिखा रहा है कि ये जो चीजें दिखा रहा है कि आपकी सभ्यता कितने ज्यादा हम छोटी छोटी चीजों को भी क्या करते हैं, बिल्कुल सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, सेलिब्रेशन हमारी जड़ में है, हम सेलिब्रेशंस का ही, हमारी सभ्यता सेलिब्रेशंस की है। और आप कहते हैं चुपचाप जाकर के शादी कर लो। भाई साहब सेलिब्रेशन कॉन्सेप्ट है, बेस है, और यही सेलिब्रेशन की हम छोटी छोटी चीजों को भी सेलिब्रेट करते हैं। इसी में ये 16 संस्कार हैं। ये 16 संस्कार में जैसे कि पुंसवन संस्कार है, गर्भधारण संस्कार है, छोटे से छोटे संस्कार की बात मैं करता हूं। जैसे गर्भधारण संस्कार है जो लगभग 3 महीने के आसपास होता है। ठीक है, 3 महीने के आसपास गर्भ नहीं, पुंसवन संस्कार होता है शायद, गर्भधारण संस्कार स्टार्ट में होता है। ठीक है, फिर होता है पुंसवन संस्कार 3 महीने के आसपास, सीमन संस्कार होता है 6 महीने के आसपास, अर्थात जब बालक अपने बच्चे के पेट में होता है 3रे महीने पर हम लोग जानते हैं क्या होता है, सीमन संस्कार होता है। तो सीमन संस्कार क्या है, इसमें बच्चा आपके पेट में है, माँ के पेट में है, 3 महीने तक रहता है। अब आपको भी पता है, आज डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि जो सबसे इनिशियल, जो सबसे ज्यादा देखभाल का समय होता है किसी भी प्रेग्नेंट लेडी का, वो 3 महीने और 6 महीने होता है। और इन्हीं दोनों टाइम पे हम लोगों का एक संस्कार रखा गया है।
अर्थात वो 3 महीने तक हमें उसकी देखभाल करनी है, फिर 6 से 9 महीने तक हमें उसकी देखभाल करनी है। तो वो चीजें दिखा रहे हैं कि हम, अब इसने क्या किया है कि 6 महीने पूरे कर दिए हैं, जो स्त्री है उसने 6 महीने पूरे कर दिए, और 6 महीने पूरे करने के बाद अब 3 महीने पूरे कर दिए, तो उसका भी सेलिब्रेशन होता है। फिर 6 से 9 महीने पूरे कर दिए, फिर उसका भी सेलिब्रेशन होता है। फिर जब बच्चा पैदा होता है तब उसका सेलिब्रेशन होता है। फिर जब मुंडन होता ना सॉरी नाम रखा जाता है तब सेलिब्रेशन होता है। फिर उसके बाद अन्नप्राशन होता है, एक संस्कार होता है, तब उसमें सेलिब्रेशन होता है। फिर मुंडन होता है तब सेलिब्रेशन होता है। फिर उसके मतलब छिन छिन पर सेलिब्रेशन होता है। पूरा सेलिब्रेशन का सनातन धर्म है हमारा। और आप कहते हैं कि सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार रखिए कि ये क्यों कहा गया है? क्योंकि आपके अंदर संतोष रहे। संतोष रहेगा तो आपके अंदर आपा नहीं आएगी, जिससे आप किसी का मार के नहीं खाएंगे। किसी कोई अपने धर्म को साथ में रख करके अगर आप सादा जीवन नहीं जी रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, 1 करोड़ कमा रहे हैं, उसके बाद आप घूमिए BMW से, कोई नहीं गलत कहेगा। लेकिन अगर आप कह सकते हैं कि ऊपरी आमदनी कर करके, और अगर आप कह सकते हैं BMW नहीं, आप कौन सी गाड़ी, कोई गाड़ी ले लीजिए बढ़िया, टोयोटा वो फॉर्च्यूनर से भी घूमेंगे ना, तो आदमी कहेगा ये देखो ऊपरी आमदनी कर करके कमा रहे हैं। और फिर इसीलिए कह दिया कि अगर आप इसमें कहीं भी गड़बड़ी करते हैं तो फिर यह प्रकृति ही आपको सजा देगी। एक्चुअली सच में मैं मानता हूं कर्म आपको छोड़ता नहीं है, ईश्वर आपको छोड़ देगा। कर्म बहुत निर्दयी होता है, आपके जैसे कर्म है वो घूम करके आपके पास जरूर आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि हमारे यहाँ सेलिब्रेशन है, 16 संस्कार वाली चीजें हैं, साइंटिफिक चीजें हैं जब हम इन 16 संस्कार को पढ़ेंगे। ठीक है, आज जिसको हम लोग कहते हैं फेयरवेल, ठीक है, फेयरवेल जैसी चीजें भी होती हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, निष्क्रमण जैसी चीजें होती हैं। ठीक है, जहां पर जब वो पूरा ज्ञान प्राप्त कर लेता है अपने गुरु से, तब फिर वो वापस घर आता है। फिर शादी होती है, शादी को भी एक संस्कार जोड़ा गया है। और ये सारे संस्कार कब तक हैं? ये सारे संस्कार, इसमें ज्यादा से ज्यादा शायद लगभग 14 संस्कार की हम बात कर लें तो ये 14 संस्कार या 13 संस्कार विवाह तक हैं। और मैं मानता हूं कि सबको इन संस्कारों का सेलिब्रेशन करना चाहिए। विवाह के बाद केवल 2 से 3 संस्कार बनते हैं। क्यों? क्योंकि विवाह के बाद आपको ऋणों को चुकाना होता है। सबसे ज्यादा ऋण जो चुकते हैं वो गृहस्थ आश्रम में चुकते हैं। और वो कौन से होते हैं? पितृ ऋण, मातृ ऋण, ऋषि ऋण। क्योंकि आपके साथ आपका एक लाइफ पार्टनर होता है और वो लाइफ पार्टनर के साथ आप अपने जीवन के सभी ऋणों को क्या करते हैं? चुकाते हैं। जब आप बच्चा को जन्म देते हैं तो फिर आप पितृ ऋण से मुक्त पाते हैं। जब यज्ञ करते हैं तो ऋषि ऋण, और जब पितरों को देते हैं, खाना वाना देते हैं, तो आप पितृ ऋण से मुक्त होते हैं। इस प्रकार से गृहस्थ में अलग चीजें आ गई हैं कि अब आपको ऋण से मुक्त होना है, फिर उसके बाद आप संन्यास को ग्रहण करेंगे। इस तरीके से पूरे के पूरे जीवन में कुछ ना कुछ मिर्च मसाला रहे, कुछ ना कुछ मजा आए। इसीलिए सेलिब्रेशंस का ये त्योहार है, सॉरी सेलिब्रेशंस का ये धर्म है जिसको हम लोग सनातन धर्म कहते हैं। और जिसको हम पढ़ रहे हैं वो है उत्तर वैदिक काल। ये ना भूलिए कि आप पढ़ क्या रहे हैं, वरना सर यहाँ से सीधे प्रवचन में प्रवेश करने जा रहे हैं। ठीक है, तो 16 संस्कार हो चुका है। 16 संस्कारों के साथ साथ विवाह की मैंने बात की। विवाह के साथ एक कॉन्सेप्ट और आता है, गोत्र व्यवस्था। ये सारी सामाजिक व्यवस्था में जाएंगी चीजें, याद रखिएगा कि उस समय की वर्ण व्यवस्था कैसी थी, आश्रम व्यवस्था कैसी थी, महिला 16 संस्कार थे, गोत्र व्यवस्था कैसी थी। तो जो गोत्र व्यवस्था थी, गोत्र जो है यहाँ पर गो से है। मैंने आपको बताया था कि गाय बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए गवष्टि जैसे शब्दों का प्रयोग मिलता है, गोपति जैसे शब्दों का मिलता है, गोचर जैसे शब्दों का प्रयोग मिलता है, गोपराज जैसे चीजों का प्रयोग मिलता है। ठीक है, ये सारे शब्द मिलते हैं, अर्थात गाय इंपॉर्टेंट थी। उसी में से एक शब्द मिलता है गोत्र। गोत्र एक्चुअली होता है था कि पूर्व वैदिक काल में जहां पर ये लोग एक ही जगह पर सभी गाय को बांटते थे, पूरे गांव के पटीदारी के लोग, पटीदारी बताया था ना मैंने, एक ही ग्राम के लोग, सामान्यतः उन्हीं के वंश के लोग वहां इकट्ठा होते हैं। तो वो अपनी गाय को यहाँ बांधते थे, फिर गाय जो गोबर ओबर देती थी वो पूरा इकट्ठा हो जाती थी। और जहां पर ये गाय को एक जगह पर बांटते थे, इसको ये गोत्र कहते थे। और यहीं से ये गोत्र उत्पन्न हुआ। अर्थात इसमें जिनकी गाय बंधती थी वो लगभग एक परिवार के माने जाते थे। और आगे चल के विवाह में ये गोत्र व्यवस्था आई, अर्थात समगोत्री विवाह को इन्होंने वर्जित कर दिया। अर्थात जो एक गोत्र के होंगे, एक परिवार के होंगे, उनमें विवाह नहीं होगा। समगोत्री का मतलब क्या है कि जो, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वहां पर एक पर्टिकुलर कुछ ही लोगों की, कुछ ही परिवार के लोगों की है, और फिर हम अपने भाई बहनों के साथ विवाह नहीं कर सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट समगोत्री विवाह में था। और गोत्र व्यवस्था
दिखाई देती है। इसके बाद महिला की स्थिति कैसी है, तो महिलाओं की स्थिति में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलती है, थोड़ी नहीं काफी गिरावट देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था वंशानुगत आ जाता है, एकेश्वरवाद जैसी अलग अलग चीजें हो जाती हैं। इसका उदाहरण कहाँ से मिलता है? इसका उदाहरण मिलता है कि जब मैंने आपको बताया था कि बृहदारण्यक उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद किसका है? यजुर्वेद का है। जब यजुर्वेद के बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और उर्वशी के बीच में संवाद होता है, तो याज्ञवल्क्य कितना ज्यादा इरिटेट, गार्गी संवाद, गार्गी, उर्वशी तो दूसरी थी, उर्वशी तो ऊपर मेनका उर्वशी वो थी, ठीक है। तो याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच में जब संवाद होता है तो याज्ञवल्क्य इरिटेट हो जाते हैं और वो गार्गी से कहते हैं कि चुप हो जाओ वरना पत्थर फेंक के तुम्हारा सर फोड़ दूंगा, ठीक है। इसके अलावा स्त्री की तुलना की गई है किससे? सुरा और कह सकते हैं जुआ जैसे चीजों से इनकी तुलना की गई है। लेकिन इसके बाद भी जैसे पूर्व वैदिक काल में हमें कुछ विदुषी महिलाओं के नाम देखने को मिलते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी गार्गी, मैत्रेयी, ठीक है, इन सारी विदुषियों के नाम देखने को मिलते हैं। तो सीधी सी बात है कि बहुत ज्यादा स्थिति में चेंजेस आया था, लेकिन इतना बड़ा चेंजेस नहीं हो पाया था, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर यज्ञ और रीति रिवाज कैसे थे, ठीक है। अब बात करते हैं, तो अभी तक हमने क्या देखा? सबसे पहले राजनीतिक व्यवस्था देखी कि जनपद का फॉर्मेशन कैसा और टैक्सेशन देखा, सामाजिक व्यवस्था में देखा, आश्रम व्यवस्था, महिला स्थिति, 16 संस्कार कैसा था, गोत्र व्यवस्था कैसी थी। अब लास्ट के 2 टॉपिक बच रहे हैं। इकोनॉमी, इकोनॉमी में सीधी सी बात है कि एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करेंगे। तो पूर्व वैदिक काल में एग्रीकल्चर को इंपॉर्टेंस दी थी इन्होंने, और एग्रीकल्चर को इंपॉर्टेंस देने से एक्सेस अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर आयरन की खोज हो जाती है। आयरन की खोज होने से यहाँ पर क्या होता है कि पर्याप्त मात्रा में खाना पीना मिल जाता है। तो जब खाना पीना मिल जाएगा, पेट भर जाएगा, तब ये किसकी तरफ जाएंगे? मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएंगे। और मैंने बताया था कि ये युद्ध वगैरह करना भी शुरुआत करते हैं। तो युद्ध के लिए आपको 2 चीजें चाहिए। क्या चाहिए? एक शस्त्र चाहिए और तेज दौड़ने के लिए आपको रथ चाहिए। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि रथ कार की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है और शस्त्र बनाने वाले की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है। अर्थात लोहार और सूतकार, जिसको गोल्ड स्मिथ भी कहते हैं लोहार को, और सूतकार कहते हैं। सूत पुत्र ही थे कर्ण, महाभारत में सुनने को मिलता है। कौन होते हैं? सूत पुत्र होते हैं। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति राजा के रथ को हाँकेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर वो गड़बड़ हुआ तो युद्ध में राजा कभी भी मर सकता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, जो वहां पर मेन पशु था, सारी एग्रीकल्चर सब कुछ पशु के लिए होती है, वो यहाँ तक आते आते कृषि हो जाती है। कृषि के अलावा सूतकार और रथकार का अपना इंपॉर्टेंस था। अर्थात ये क्या होते हैं? ये एग्रीकल्चर से, प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर की ओर शिफ्ट होते हुए दिखते हैं। और यहाँ पर जो हमको वहां पर गोल्ड, सिल्वर और कॉपर मिल रहा था, लास्ट में उसके साथ साथ हमें आयरन भी मिलता है। आयरन से क्या होता है कि एग्रीकल्चर एक्सेस अमाउंट में होता है। एग्रीकल्चर एक्सेस अमाउंट में होता है तो टैक्सेशन बढ़ता है। टैक्सेशन बढ़ता है तो ये सेना रखते हैं। फिर सेना रखते हैं तो फिर ये जाहिर सी बात है कि युद्ध करेंगे। और युद्ध करने के लिए इंपॉर्टेंस किस किस चीज की होगी? एक सेना की होगी, एक रथकार की होगी, एक हथियार की होगी। इसीलिए ये सारे लोग इस समय क्या हो जाते हैं? इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस तरीके से हमने उत्तर वैदिक काल को समझा। ओवरऑल 3 क्लासेस में हमने चीजों को कंप्लीट किया है। अब एक काम करते हैं, इस स्लाइड पे आते हैं, स्लाइड पे डिस्कस करते हैं और फिर इस टॉपिक को खत्म करते हैं, ठीक है। 5 मिनट 10 मिनट में स्लाइड खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो बने रहिए, कहीं जाइएगा नहीं। मकसद यही था कि आज खत्म करना है और विधिवत पढ़ाया है, ऐसी बात नहीं। सबसे पहले ऋग्वेद पे आते हैं। तो ऋग्वेद के उच्चारण करता अर्थात ऋग्वेद को जो बोलता था, पहले साहित्य पे आ रहे, उसको क्या कहते हैं? होठ कहते हैं, ठीक है। वेद, ऋग्वेद के जो उच्चारण करता होठ है। सामवेद के उद्गाता कहते हैं। अथर्ववेद, यजुर्वेद कहते हैं। अथर्ववेद को क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहते हैं, ठीक है। और हर मंडल किसी न किसी को समर्पित था। मैंने आपको बताया था, जैसे मंडल, अगर पहले मंडल की बात करेंगे तो ये अंगिरा को समर्पित था। तीसरा मंडल विश्वामित्र को समर्पित था। चौथा वामदेव को समर्पित था। 5वां अत्रि, 6ठा भरद्वाज और 7वां किसको समर्पित था?
वर्सेस को समर्पित था और इसी में 10 राग युद्ध की चर्चा की जाती है। उसके बाद ये मैंने आपको बताया था कि 2 से लेकर के 7 तक क्या है प्राचीनता वर्ष और 1, 8, 9, 2 क्या है बाद में जोड़े गए। 10वें मंडल में हमको किसका मिलता है पुरुष सूक्त का वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ऋग्वेद की। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहां पर मिलता है हमको ऋग्वेद में मिलता है। मैंने आपको बताया था कि एक ही जगह पर गाय को बंधे इकट्ठा करके पटीदारी के लोग इकट्ठा करते थे, उस वही गोत्र थी। और ऋग्वेद को संभालने के लिए ब्राह्मण अरण्यक उपनिषद आदि जोड़े गए थे, जिसमें ब्राह्मण कर्मयोग है, अरण्यक रहस्यवाद है और उपनिषद में ज्ञान योग की बात की गई है। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। वेदांग अलग है, वेदांत अलग है। ठीक है, इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठ करके ब्रह्म के समीप जाने वाला ज्ञान। इसका मूल विषय क्या है दर्शन है। इसमें वैदिक कर्मकांडों की आलोचना की गई है और ज्ञान पर बल दिया गया। जैसे मुंडोपनिषद में सत्यमेव जयते कहा गया, मांडव्य उपनिषद में यज्ञ को टूटी फूटी नौकाओं से तुलना की गई है कि यज्ञ आदि जो होते हैं वो आपको इस भव सागर से पार नहीं करा जा सकते हैं। और तीनों ब्राह्मण अरण्यक उपनिषद कितने हैं ऐत्रेय और कौशिकी हैं और उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें इंपॉर्टेंट मूलतः 8 से 10 है, 10 इंपॉर्टेंट है। और ऋग्वेद के ब्राह्मण हो चाहे अरण्यक हो चाहे उपनिषद वो कौन है ऐत्रेय है। ऐत्रेय इत्रा उनकी माता थी, उनके आधार पर ये ऐत्रेय था। सामवेद का अर्थ गायन से है और सामवेद में ऋग्वेद के मंत्रों को ही गाने के रूप में बताया गया है और इसी में 7 स्वर सारे गामा पा आदि इससे संबंधित है। और इसका ब्राह्मण कौन सा है तांड और जैमिनी। ठीक है, ऋग्वेद के बारे में कुछ चीजें छूट गई, जैसे ये सबसे प्राचीनतम है। ठीक है, सबसे प्राचीनतम है। इसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देवपायन वेदव्यास हैं। साकल वाष्कल बालखिल 3 भागों में इसे बांटा गया है। ठीक है, बेसिक चीजें हैं, लगभग हम सब बता चुके हैं। ठीक है, अथर्ववेद में क्या है, अथर्ववेद में जातु टोना वशीकरण यज्ञ आदि आने वाली समस्याएं हैं। ठीक है, अथर्ववेद में मगध अंग आदि राजाओं को प्रजा कहा गया और सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। तो जो इंस्टीट्यूशंस थे वो पूर्व उत्तर वैदिक काल में जाने के बाद क्या करते हैं कि कमजोर पड़ जाते हैं और विदत और गढ़ जैसी संस्थाएं तो समाप्त हो जाती हैं, लेकिन सभा समिति रहती है। लेकिन फिर भी कुछ तो इंपॉर्टेंस थी, तभी तो यहाँ पर जाकर के अथर्ववेद में कहा गया है कि सभा और समिति प्रजापति की कितनी है 2 पुत्रियां हैं। ठीक है, अथर्ववेद का जो ब्राह्मण है वो है गोपद ब्राह्मण है और इसका अरण्यक कोई नहीं है। अथर्ववेद में क्या है मुंडक मांडुक्य और प्रश्नोपनिषद है और इसमें चर्चा क्या है सत्यमेव जयते किसमें कहा गया है अथर्ववेद में कहा गया है। और यही उत्तर वैदिक काल है जिसमें अहम ब्रह्मास्मि जैसी बातें हमको देखने को मिलती हैं। ठीक है, फिर यजुर्वेद क्या है, यजुर्वेद में इसमें क्या है कि यज्ञ संबंधित कर्मकांडों का वर्णन किया गया है और यही एकमात्र वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है। यजुर्वेद के ब्राह्मण कौन है शतपथ तैत्रीय। अब शतपथ ब्राह्मण में क्या चीजें आई हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे जल प्रावती कथा पूर्वा और वशी संवाद अश्विनी चौन संवाद पुरुष में यज्ञ आदि की चर्चा मिल जाती है। उत्तर वैदिक काल में चीज बताना भूल गया कि धार्मिक व्यवस्था में एक चीज और जोड़ लीजिएगा कि यहाँ पर यज्ञ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कई सारे यज्ञ होने लगते हैं, जैसे राज्य यज्ञ पुरुष में एक यज्ञ। ठीक है, यज्ञ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यही यज्ञ पे बात करेंगे जब हम 600 शताब्दी में आएंगे कि किस प्रकार से यही यज्ञ आगे जाकर के आने का कारण बनते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म का। ठीक है, और तैत्रीय उपनिषद में अधिक अन्न उपजाने की बात की गई है। ठीक है, कि अधिक से अधिक अन्न उपजाया जाए। ठीक है, अब कई सारे देवता थे तो कुल 33 देवताओं का 33 कोटि देवताओं का उल्लेख मिलता है, जिनकी 3 श्रेणियां थी। कौन कौन सी थी पृथ्वी अंतरिक्ष और आकाश। जिसमें पृथ्वी के अंदर कौन थे अग्नि सोम पृथ्वी और अंतरिक्ष में कौन थे इंद्र वायु मरुत और आकाश में कौन थे ध्रुव वरुण मित्र सूर्य सविता पूषण और विष्णु। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन थे इंद्र। ठीक है, इनको वर्षा का बादल देवता के बादल भी माना जाता है। इसके अलावा इनको किला तोड़ने वाला भी कहा जाता है, इसीलिए इनकी संज्ञा पुरंदर से की जाती है। इनका एक नाम पुरंदर भी देखा जाता है। ठीक है, बाकी ओवरऑल चीजें डिस्कस कर दी हैं। अगली बार आने से पहले इस पे एक बार रैपिडली बात कर लेंगे जिससे जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद 600 शताब्दी के आसपास आ जाएंगे। लेकिन 600 शताब्दी में नहीं, जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तब बता देंगे। ठीक है, तो आज के टॉपिक को यही रखते हैं, जिससे हम अगली बार आएंगे तो इसको हम ट्रांजिशन से लेते हुए भी दिखा सकते हैं कि क्या वहां पर था, रैपिड रिवीजन मारेंगे और फिर उसके बाद 600 शताब्दी ईसा पूर्व में कैसे आए और फिर एक क्लास लेने के बाद तुरंत हम पहुंच जाएंगे कहां पर
जैन और बौद्ध धर्म है। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, तो कल मिलते हैं अगली क्लास के लिए, हिस्ट्री की अगली क्लास में, जिसमें 600 ईसा पूर्व में किस प्रकार के बड़े बड़े जनपद बनते हैं, ठीक है, और कौन कौन से जनपद कहाँ मिलते हैं उन पर डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग जैन बौद्ध की तरफ चलेंगे। तो आज के लिए इतना सफिशियंट है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो क्लास के साथ जुड़े रहिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे अगली क्लास आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।